जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लड इविल सेट के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड इविल सेट का इंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे डिसेबल्स आपस में फाइट कर रहे थे, क्योंकि जो भी डिसेबल इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे ब्लड इविल सेट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसलिए वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। और इसी बीच हमें वहाँ पे चेंग हाउ नाम का एक डिसेबल दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में अपने ओपोनेंट्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उन्हें हरा दिया था। ये देखकर वहाँ पे मौजूद कुछ और डिसेबल्स भी चेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेंग हाउ तो वहाँ पे अपने एक पंच के साथ उन सभी डिसेबल्स को हराता जा रहा था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए चेंग हाउ के दोनों साथी भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और उसी के साथ साथ वो दोनों वहाँ पे चेंग हाउ को चेयर करते हुए उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वहीं देखते ही देखते चेंग हाउ बैटल अरीना के अंदर मौजूद सभी डिसेबल्स को वहाँ पे हरा देता है, लेकिन उन सभी डिसेबल्स को हराने के बावजूद भी चेंग हाउ वहाँ पे नहीं रुक रहा था, जो देखकर उसे ब्लड इविल सेट का ही एक मास्टर रोकते हुए कहता है कि अब बस करो, ये कंपटीशन खत्म हो चुका है और ये कंपटीशन जीत कर तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई हमारे ब्लड इविल सेट के अगले सक्सेसर बनने के लायक हो। उस मास्टर की ये बात सुनकर चेंग हाउ भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरते हुए अपने इस ब्लड इविल सेट को एक अलग बुलंदी के ऊपर ले जाऊंगा। तभी चेंग हाउ के दोनों दोस्त भी वहाँ पे उसके पास आते हैं और वो लड़का जिसका नाम ही टियान था, वो हर अच्छे बुरे वक्त में चेंग हाउ का साथ दिया करता था। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चेंग हाउ आज जिस भी मुकाम पे है वो सिर्फ और सिर्फ ही टियान की वजह से ही है, क्योंकि ही टियान अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी चेंग हाउ को दे दिया करता था, क्योंकि वो अपने दिल से चेंग हाउ को एक सच्चा दोस्त मानता था। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसका ये दोस्त ही जिसके लिए उसने इतनी सारी कुर्बानियां दी है वो ही गद्दार निकलने वाला है। खैर ही टियान अपनी फैंसी के साथ मिलकर चेंग हाउ को कांग्रेट्स करते हुए कहता है, तुमने वाकई आज हम तीनों का सपना सच कर दिखाया है। और ये कहकर ही टियान उससे कहता है कि आज तक हम तीनों जहाँ भी गए हैं साथ मिलकर गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों को भी अपने साथ ब्लड इविल सेट में लेकर चलो, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लड सेट का ये रूल है कि जो कोई भी डिसेबल उनके एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेता है वो अपने साथ ब्लड इविल सेट को ज्वाइन करने के लिए 2 और डिसेबल्स को भी ला सकता है। लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद चेंग हाउ का तो पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो चुका था। वो ही टियान की ये बात सुनकर बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है, मैंने इस एंट्रेंस एग्जाम को अपने दम पे पास किया है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम जैसे कमजोर लोगों की जगह उसी मामूली से गाँव में है जहाँ तुम लोग रहते हो। तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम दोनों इस सेट को ज्वाइन करने के सपने छोड़ दो और वापस अपने गाँव में जाकर अपना काम धंधा करो। अपने दोस्त चेंग हाउ की ये बात सुनकर ही टियान को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो थोड़ा गुस्से से चेंग हाउ से कहता है, चेंग हाउ ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है? इवन मैंने अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान न देते हुए सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया और अब तुम यहाँ पे हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। ही टियान की ये बात सुनकर चेंग हाउ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से ही टियान से कहता है, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हूँ और अब तुम दोनों अपनी ये बकवास मान करके चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम दोनों को मार मार के यहाँ से भगाना पड़े। ये सुनकर ही टियान और उसकी फैंसी भी वहाँ पे थोड़ा डर जाते हैं। तभी ही टियान की फैंसी बीच में आकर चेंग हाउ को समझाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ही टियान ने तो तुम्हारे लिए अब तक कितना कुछ किया है, तुम कम से कम उसे तो अपने साथ लेके जाओ। ही टियान की फैंसी की ये बात सुनकर चेंग हाउ वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, ही टियान की तो मुझे वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे वहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत पड़ सकती है जो कि मुझे वहाँ पे चाय पानी और खाना दे सके। इसलिए अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। कब तक तुम अपनी लाइफ इस जैसे कमजोर लड़के के साथ बर्बाद करती रहोगी? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगा। चेंग हाउ की ये बात सुनकर तो ही टियान वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो गुस्से से वहाँ पे चेंग हाउ से कुछ कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि ही टियान की फैंसी वहाँ पे चेंग हाउ के साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये देखकर तो बेचारा ही टियान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ एक ही पल में उसके दोस्त सबसे खास दोस्त पराए कैसे हो गए। और जब ही टियान सैड होते हुए इस बारे में अपनी फैंसी से पूछता है तो उसकी फैंसी का एटीट्यूड भी अब वहाँ पे पूरी तरह से बदल चुका था। वो कोल्ड एटीट्यूड में ही टियान से कहती है कि मैं कब तक तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के के साथ अपना टाइम जाया करती रहोगी? मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अब मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम आगे चलकर मेरे सपनों को पूरा कर सको। जबकि चेंग हाउ तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, वो फ्यूचर में मेरे हर एक सपने को पूरा करते हुए मेरी रक्षा भी करेगा। अपनी फैंसी की ये बात सुनकर ही टियान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए चेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि आज चेंग हाउ ने एक ही पल में उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। पर जैसे ही टियान चेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो ही टियान उसे वहाँ पे एक झटके में उठाकर वहाँ से पीछे फेंक देता है। और चेंग हाउ के इस एक अटैक में ही बेचारी ही टियान की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि ही टियान अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर था और पावर लेवल के मुकाबले में तो वो चेंग हाउ के आसपास भी नहीं था। वहीं ही टियान की इस हरकत की वजह से अब चेंग हाउ को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से लड़के की हिम्मत कैसे हुई अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने की। और ये कहकर जैसे ही चेंग हाउ ही टियान को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है तो उसका मास्टर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको, तुम्हें ऐसे खाली हाथ से मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और ये कहकर वो मास्टर उसे वहाँ
पे एक ब्लड स्पिरिचुअल सोर्ड देते हुए कहता है, ये लो, इस ब्लड सोर्ड की मदद से इसे खत्म करो, पर उससे पहले इस ब्लड सोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने ब्लड का यूज करना होगा। वहीं उस ब्लड सोर्ड को देखकर तो चेंग हाओ की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे खुश होकर अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है उसे इतना सारा पावरफुल गिफ्ट देने के लिए। और ये कहकर अचानक चेंग हाओ वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए अपने मास्टर से कहता है, आपका ये डिसेबल आपके इस गिफ्ट को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे चेंग हाओ के इरादे अपने मास्टर को लेकर भी बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। खैर उसके बाद वो अपनी सोर्ड लेकर ही टियान की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है, ही टियान, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे जैसे एक मामूली कल्टीवेटर को भी एक इतने ज्यादा खास ब्लड सोर्ड से बनने का मौका मिल रहा है। वहीं चेंग हाओ के हाथ में वो ब्लड सोर्ड देखकर ही टियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो डर के मारे रेंगते हुए वहाँ से पीछे हटने लगा था, जो देखकर चेंग हाओ एक डेविल स्मेल करते हुए उससे कहता है कि अब भी हटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए बनने वाले हो। और ये कहकर चेंग हाओ जैसे ही वहाँ पे ही टियान के ऊपर हमला करने के लिए अपने ब्लड सोर्ड को ऊपर उठाता है तो अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से चेंग हाओ वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और इसी के साथ वहाँ पे हमारे हीरो बाई चेंग की एंट्री होती है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ये देखकर चेंग हाओ को वहाँ पे बाई चेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी ब्लड सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है, पर बाई चेंग ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ और प्रेशर से ही उसे वहाँ से उड़ाते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया था। और बाई चेंग के ऐसी कमाल के पावर्स देखकर ब्लड इवल सेट के सभी मास्टर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बाई चेंग से यहाँ पे जो ऑरा निकल रहा था, इतना पावरफुल ऑरा तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम वाले कल्टीवेटर का भी नहीं होता था। और यही बात ब्लड इवल सेट के सभी मास्टर्स को परेशान कर रही थी, पर वो सभी वहाँ पे किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, सीनियर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका इस तरह से अचानक हमारे क्लैन में आने का रीजन क्या है? जिसपे बाई चेंग उन्हें वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपने क्लैन में शामिल करने के लिए कुछ डिसेबल्स को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे आना बेकार हुआ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डिसेबल दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं अपने क्लैन में शामिल कर सकूं। बाई चेंग की ये बात सुनकर उन तीनों मास्टर्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों वहाँ पे अपना अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से बाई चेंग से कहते हैं, तो तुम यहाँ पे हमसे हमारे डिसेबल्स को चुराना चाहते हो? हम लोग ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। असल में उन तीनों मास्टर्स को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद बाई चेंग यहाँ पे उनके डिसेबल चेंग हाओ को लेने के लिए आया है, इसलिए वो तीनों वहाँ पे अपना अपना ऑरा रिलीज करके अपने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए बाई चेंग के ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करने लगे थे। और देखते ही देखते वो तीनों मिलकर बाई चेंग के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट सूट को क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ पे बाई चेंग के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी बाई चेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसने वहाँ पे उन तीनों को इतने ज्यादा खतरनाक हमले को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया था। ये देखकर उन तीनों मास्टर्स को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो तीनों वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि अचानक ही बाई चेंग वहाँ पे अपने हाथ को थोड़ा सा आगे पुश करता है और ऐसा होते ही उन तीनों मास्टर्स की कंबाइंड पावर से बनी हुई वो जेंट सूट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इवन वो तीनों खुद भी उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरते हैं, जहाँ उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब उन लोगों से वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी बाई चेंग वहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्या यहाँ पे कोई और भी है जो मुझे रोकना चाहता है? बाई चेंग की ये बात सुनकर वो तीनों मास्टर जो कि बाई चेंग की पावर के एक नमूना देख चुके थे, वो डरते हुए बाई चेंग से कहते हैं, नहीं नहीं मास्टर, आप जो करना चाहते हैं करें, आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ पे मारा नहीं। उन तीनों मास्टर्स की ये बात सुनकर बाई चेंग उनसे कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो उस पर्सन को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाई चेंग की ये बात सुनकर चेंग हाओ को वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद बाई चेंग उसे वहाँ पे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है, इसलिए अचानक ही चेंग हाओ वहाँ पे बाई चेंग के सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगा था, जो देखकर बाई चेंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, क्या बाकी तुम कौन हो? जिसपे चेंग हाओ बहुत ही खुशी से बाई चेंग को बताता है कि मैं चेंग फैमिली का चेंग हाओ हूँ। जो सुनकर बाई चेंग उससे कहता है कि तुम्हें शायद यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए नहीं आया। जो सुनकर चेंग हाओ भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता, तो फिर अब यहाँ पे किसे लेने के लिए आए हैं? और अभी अभी तीनों मास्टर्स ने यहाँ पे मेरे टैलेंट को चेक किया है, इनके मुताबिक यहाँ पे मेरे जितना टैलेंटेड और कोई भी नहीं है। जिसपे बाई चेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? पर मेरे ख्याल से तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड ये लड़का है। और ये कहकर बाई चेंग वहाँ पे ही टियान की तरफ इशारा करता है। बाई चेंग की उंगली अपनी तरफ देखकर ही टियान भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, सीनियर क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? वहीं ये देखकर वो तीनों मास्टर्स भी कहते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई थी, हम लोग यहाँ पे ये समझ बैठे कि ये मास्टर शायद यहाँ पे चेंग हाओ को लेने के लिए आया है। अगर ये पहले हमें बता देता कि ये यहाँ पे इस कमजोर से लड़की को लेने के लिए आया है तो हमारे बीच यहाँ पे फाइट होती ही नहीं। वहीं चेंग हाओ अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए बाई चेंग से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम एक ग्रेट मास्टर हो और तुम रियल टैलेंट को जानते होगे, लेकिन तुम तो इस जैसे कचरे को टैलेंटेड कह रहे हो। मेरे ख्याल से तो शायद तुम्हारी नजर ही कमजोर है जो तुम इस जैसे कचरे को जीनियस कह रहे हो। जिसपे बाई चेंग उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये वाकई एक रियल जीनियस है, पर अभी तक इसने अपने अंदर की हिडन पावर को पहचाना नहीं है, इसलिए अभी ये बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन देखना, एक महीने के अंदर अंदर ये इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि तुम भी इसका सामना नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपने डिसेबल की ओर से तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आज से पूरे एक महीने बाद इसी जगह पे तुम्हारे और मेरे डिसेबल के बीच में फाइट हो गई और उस समय मेरा डिसेबल तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देगा। बाई चेंग की ये बात सुनकर चेंग हाओ वहाँ पे एक लेवल स्मेल करते हुए कहता है कि अब ये कचरा मुझे हराएगा। ओके ठीक है, मुझे भी तुम्हारी ये चैलेंज मंजूर है। चेंग हाओ की ये बात सुनकर बाई चेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर ही टियान को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा सेक्ट बना हुआ था और ये
सेट किसी और का नहीं बल्कि बाई चेंग का ही था। बाई चेंग ही टियान को लेकर इसी जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था और बेचारे ही टियान ने तो ये अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाई चेंग की तरह एक इतना ज्यादा पावरफुल ग्रेट मास्टर उसे खुद अपने सेट में शामिल करने के लिए आएगा। इसलिए वो वहाँ पे बाई चेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसके सामने झुक जाता है, जिसपे बाई चेंग उसे वहाँ पे कुछ कह पाते से पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे बाई चेंग के सामने एक सिस्टम ओपन होता है जो बाई टियान को बताता है कि आपका ये मिशन पूरा हो चुका है। असल में सिस्टम ने ही बाई चेंग को ये टास्क दिया था कि उसे ही टियान को लेकर अपने क्लैन में आना है, पर अभी भी उसे सिस्टम की तरफ से दिया हुआ मेन टास्क पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके सिस्टम के टास्क के मुताबिक उसे कुछ पावरफुल डिसेबल्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट बनाना था। और अगर बाई चेंग ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो वो सिस्टम बाई चेंग को दोबारा उसके रियल वर्ल्ड में भेज देता, क्योंकि असल में बाई चेंग इस फैंटेसी वर्ल्ड का कल्टीवेटर नहीं था, वो तो कहीं और से ही टेलीपोर्ट होते हुए अचानक यहाँ पे पहुंच चुका था। और यहाँ पहुंचते ही न जाने कैसे उसके पास ये सिस्टम भी आ गया था, जिसने बाई चेंग के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो उसके लिए एक पावरफुल सेट को तैयार कर देता है तो वो सिस्टम बाई चेंग को वापस उसके रियल वर्ल्ड में भेज देगा। और हाँ, जो अभी ब्लड इविल सेट के बैटल अरीना में बाई चेंग ने अपनी अमेजिंग पावर्स दिखाई थी, वो भी उसे वहाँ पे उसके सिस्टम ने ही दी थी, ताकि बाई चेंग यहाँ पे अपने उस पहले टास्क को पूरा कर सके। और पहला मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिस्टम की तरफ से दी हुआ ये पहला ऐसा टास्क था जिसे बाई चेंग ने सक्सेसफुली पूरा कर दिखाया, वरना आज से पहले उसी सिस्टम ने जितने भी टास्क दिए थे वो उन सभी में फेल होते हुए आ रहा था। खैर, उसके बाद बाई चेंग का सिस्टम उसे ही टियान की कल्टीवेशन के बारे में बताकर वहाँ से गायब हो जाता है कि कैसे उसे ही टियान के अंदर छुपी हुई पावर्स को एक्टिवेट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम ही टियान को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे बाई चेंग के सामने झुका हुआ था, और क्योंकि ही टियान खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझता था इसलिए वो पहले ही वहाँ पे बाई चेंग से माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर हो सकता है मैं आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पाऊं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और कभी भी आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। जिसपे बाई चेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पे सिस्टम की दी हुई पावर्स की मदद से ही टियान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसके अंदर छुपी हुई उसकी ट्रू पावर्स को जगाने लगता है। और ये काम भी बाई चेंग को उसके सिस्टम में ही करने के लिए बोला था। और जैसे ही बाई चेंग वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए ही टियान की पावर्स को एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही टियान की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। इवन देखते ही देखते वहाँ पे ही टियान की बॉडी के पीछे उसकी ड्रैगन स्पिरिट भी अपीयर हो गई थी और उसका वो स्पिरिचुअल ड्रैगन देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। ये सब देखकर तो बेचारे ही टियान को वहाँ पे खुद ही अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई और मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रैगन को कैसे समन कर लिया। और ये कहते कहते ही टियान को वहाँ पे कुछ याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसके मास्टर बाई चेंग ने यहाँ पे उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा था और ये सब मेरे साथ शायद उसी वजह से हो रहा है। मुझे लगता है शायद मास्टर ने अपनी थोड़ी सी पावर्स मेरे अंदर भी डाल दी है और शायद इसी वजह से मैं यहाँ पे खुद को इतना ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मास्टर की पावर्स के बगैर तो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर पाना तो इम्पॉसिबल था। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं और उन जैसा पावरफुल पर्सन आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और ये कहकर ही टियान ने वहाँ पे एक बार फिर से बाई चेंग के सामने झुकते हुए उसे अपने दिल से अपना मास्टर मान लिया था, जो देखकर बाई चेंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा पहला डिसेबल मिल चुका है और आगे चलकर तुम्हारी ये डिसेबल तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इवन आगे चलकर ये तुम्हारे साथ इतना ज्यादा वफादार होने वाला है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा। और क्योंकि तुम्हारा पहला डिसेबल ही इतना ज्यादा अच्छा निकला है तो इसलिए मैं तुम्हें एक गॉड लेवल की टेक्निक दे रही हूँ जिसका यूज करते हुए तुम भी कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकते हो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि कल्टीवेटर बनाना उसका सपना था जो कि अब उस गॉड लेवल की टेक्निक की वजह से पूरा होने वाला था। पर जैसे ही बाई चेंग उस बुक को खोलकर समझने की कोशिश करता है तो उसे उस बुक के अंदर लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस बुक में वो गॉड लेवल टेक्निक एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जो देखकर बाई चेंग गुस्से से अपने मन में कहता है कि ये बुक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि मुझे तो इसमें लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी सिस्टम की ही चाल होगी ताकि मैं कल्टीवेट करते हुए कहीं खुद पावरफुल ना हो जाऊं। इसी डर से इसने मुझे ये अजीब सी लैंग्वेज वाली बुक दी है, जबकि ये अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे इस वर्ड की लैंग्वेज नहीं आती। खैर, अब बाई चेंग के पास वहाँ पे उस बुक को ही टियान को देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी गॉड लेवल टेक्निक ही टियान को दे देता है और बिल्कुल एक मास्टर की तरह उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है, इस बुक में लिखी हुई टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करो और जितना जल्दी हो सके इसे मास्टर करने की कोशिश करो। वहीं बेचारे ही टियान को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर उसे आते साथ ही एक इतनी ज्यादा पावरफुल और खास टेक्निक दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी पावरफुल टेक्निक तो चेंग हाओ के पास भी नहीं थी। इसलिए वो खुशी और हैरानगी के मारे बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर क्या आप वाकई इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मुझे दे रहे हैं? जिसपे बाई चेंग सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता है और ये देखकर ही बेचारे ही टियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक ही वो सीरियस होते हुए बाई चेंग से कहता है, मास्टर आपने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक दी है, इसलिए मैं भी आपसे वादा करता हूँ मैं जल्द से जल्द इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा ताकि आपको मेरे ऊपर प्राउड हो सके। और ये कहकर ही टियान वहाँ पे बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आखिर हमारा सेट कहाँ है जहाँ पे हम रहने वाले हैं? ही टियान की ये बात सुनकर बाई चेंग उसे वहाँ पे एक छोटे से घर की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर तो ही टियान को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरानगी से अपने मन में कहता है, क्या ये एक छोटा सा घर हमारा सेट है? इससे बड़ा तो हमारा गाँव वाला घर था। पर अचानक ही वो अपना माइंड चेंज करते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ये जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है। और ये कहकर वो एक्साइटेड होते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर भले अभी ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा ये सेट एक दिन इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेट बनेगा और अपने सेट का नाम रोशन करने के लिए सबसे
पहले मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा और उसकी शुरुआत मैं आपकी दी हुई इसी गोल्ड लेवल की टेक्निक से करूंगा। और ये कहकर ही टियान वहाँ पे उस बुक को खोलते हुए उस गोल्ड लेवल टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर में वो उस टेक्निक को पूरी तरह से समझ जाता है। और जब ही टियान ये बात अपने मास्टर को बताता है और वो शौक होते हुए अपने मन में कहता है क्या इसने इतनी जल्दी इस टेक्निक को समझ लिया। और ये सोचकर वो वहाँ पे हिटियन की तारीफ करते हुए उससे कहता है बहुत अच्छे, तो बताओ मुझे इस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड क्या है। जिसपे हिटियन भी जल्दी से अपने मास्टर को उस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड समझा देता है। और जैसे ही बाई चेंग को उस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड समझ आता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कमरे के अंदर आ गया था और हिटियन के बताए हुए कल्टीवेशन मेथड के मुताबिक वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगा था। पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी बाई चेंग वहाँ पे उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाता, क्योंकि किसी भी टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए अभी तक बाई चेंग की मरीनेसी ओपन नहीं हुई थी। और ये देखकर बाई चेंग बेचारा वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा सैड हो गया था। और अभी बाई चेंग वहाँ पे सैड होते हुए खुद को बुरा भला कह ही रहा था कि तभी अचानक उसे वहाँ पे बाहर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आवाज सुनाई देती है, जिसे अभी बाई चेंग समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हिटियन वहाँ पे भागते हुए आकर बाई चेंग को बताता है, मास्टर मैंने आपकी दी हुई उस टेक्निक के पहले लेवल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। हिटियन की ये बात सुनकर तो बेचारे बाई चेंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने इतनी जल्दी उस टेक्निक के पहले लेवल को मास्टर भी कर लिया, जबकि मैं अभी तक उसे सही से समझ भी नहीं पाया हूँ। खैर ये सब सोचकर बाई चेंग वहाँ पे हिटियन की तारीफ करते हुए बाहर आ जाता है और वो एक तालाब के किनारे बैठकर वहाँ पे सोचने लगा था कि आखिर वो अपनी कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट करे। पर तभी हिटियन वहाँ पे एक बार फिर उसके पास आते हुए उसे बताता है, मास्टर मैंने आपकी दी हुई टेक्निक के 4th लेवल को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। जो सुनकर बाई चेंग को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो अपने मन ही मन में गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर इसे इतनी जल्दी क्या पड़ गई है जो ये इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीखता जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे मास्टर होने का क्या फायदा, क्योंकि इस तरह से तो मेरा डिसेबल ही मुझसे आगे निकल जाएगा। बाई चेंग को वहाँ पे इस तरह से उदास देकर उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम भी कल्टीवेट करते हुए खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने सेक्ट में कुछ और डिसेबल्स को भी शामिल करना होगा। और जैसे जैसे तुम अपने सेक्ट में डिसेबल्स को शामिल करते जाओगे तो हर एक डिसेबल के बदले में मैं तुम्हें कुछ पावर्स दूंगी, जिसकी मदद से तुम भी कल्टीवेट करते हुए खुद को पावरफुल बना पाओगे। अपनी सिस्टम की यह बात सुनकर बाई चेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसने अपने मन ही मन में ठान ली थी क्या वो जितना जल्दी हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्स को अपने क्लैन में शामिल करेगा। और अभी बाई चेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर वहाँ पे एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसका नाम लीना था। लीना को देखकर बाई चेंग खुश होते हुए कहता है क्यों ना इसे भी मैं अपने क्लैन में शामिल कर लूं। पर तभी उसकी नजर वहाँ पे लीना के पीछे पड़े हुए कुछ इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे लीना को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इवल कल्टीवेटर्स को देखकर बाई चेंग परेशान होते हुए कहता है, ये लोग तो घोस्ट क्लैन से हैं और सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहे हैं और अगर मैं इस लड़की को अपने क्लैन में शामिल करने के लिए चाहता हूँ तो मुझे फिर इन लोगों का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और ये सोचकर बाई चेंग लीना को अपने क्लैन में शामिल करने का प्लान ड्रॉप कर देता है। और ये सोचकर जैसे ही बाई चेंग वहाँ से जाने के लिए पीछे पलटता है तो तभी अचानक हिटियन वहाँ पे आकर घोस्ट क्लैन के उन कल्टीवेटर से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामने एक लड़की को परेशान करने की। अगर तुम लोग मेरे मास्टर के हाथों से पिटना नहीं चाहते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। हिटियन की सारी बातें सुनकर घोस्ट क्लैन के उन सभी कल्टीवेटर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उनका लीडर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से हिटियन से कहता है, लड़के अपनी बकवास बंद करो और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे इस मैटर से दूर ही रहो। उस लीडर की ये बात सुनकर तो बाई चेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है कि अगर तुम इस लड़की को नीवल कल्टीवेटर से बचा लेते हो तो उसके रिवार्ड में मैं तुम्हें एक ड्रैगन पेट दूंगी जो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे क्लैन की रक्षा करेगा। पर उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस लड़की की जान बचानी होगी। ड्रैगन पेट का नाम सुनकर तो बाई चेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। इवन वो लीना को बचाने के लिए भी वहाँ पे तैयार हो गया था, लेकिन साथ साथ उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि आखिर वो अकेला इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा और वो भी इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लोगों का, जिन्हें अगर मौका मिल गया तो वो बाई चेंग को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और जैसे वो इवल कल्टीवेटर्स वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें देखकर ही बेचारे बाई चेंग की आवाज टाइट हो गई थी, इसलिए वो एक बार फिर से वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन उसकी सिस्टम उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी के भी तुम्हें अपनी पावर्स दे रही हो जिसका यूज करते हुए तुम इन सभी इवल कल्टीवेटर्स को बहुत आसानी से हरा सकते हो। और ये कहकर बाई चेंग की सिस्टम एक बार फिर से उसके अंदर अपनी पावर्स डाल देती है, जिसकी वजह से बाई चेंग किसी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद देखते ही देखते बाई चेंग ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही चुटकी में एक फाइट टोर्नेडो की मदद से उन सभी इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ से गायब कर दिया था। जो देखकर लीना और हिटियन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उनके सामने खड़ा हुआ ये पर्सन कितना ज्यादा ताकतवर है, जिसने अपनी सिर्फ एक चुटकी से ही घोस्ट क्लैन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम घोस्ट क्लैन के इवल कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि वहाँ से गायब होते हुए एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके थे, जिसे बाई चेंग ने ही बनाया था उन इवल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे ट्रैप करने के लिए। वहीं घोस्ट क्लैन के उन कल्टीवेटर्स को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ यहाँ पे सब हो क्या रहा है और अचानक वो लोग इस तरह से गायब होते हुए यहाँ पे कैसे पहुंच गए। लेकिन उनके लीडर को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बाई चेंग ने शायद उन्हें यहाँ पे किसी इल्यूजन में ट्रैप कर रखा है, इसलिए वो लीडर वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने में लग गया था। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सभी अटैक्स वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम में टकराते ही वहीं पे खत्म हुए जा रहे थे। लेकिन वो लीडर अभी भी अपनी हार नहीं मानता और वो अपने लोगों के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था ताकि वो लोग खुद को यहाँ से आजाद करवा सके।
सके। वहीं दूसरी तरफ हम एटियन को देखते हैं जो कि लीना के सामने अपने मास्टर की तारीफें किए जा रहा था। एटियन लीना से कहता है, देखा मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी हमारे सेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे मास्टर के होते हुए कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एटियन की ये सारी बातें सुनकर लीना भी वहाँ पे सोच में पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ बाई चैंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, तुमने मेरे कहने के मुताबिक उस लड़की की जान बचा ली है, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हें एक ड्रैगन पेट दे रही हूँ जो कि फ्यूचर में चलकर तुम्हारी और तुम्हारे पूरे क्लैन की रक्षा करेगा। और उस सिस्टम के ऐसा कहते ही अचानक ही बाई चैंग के हाथों में वहाँ पे एक छोटा सा ड्रैगन आ गया था जो कि आगे चलकर उसके क्लैन का गार्डियन बनने वाला था। पर बाई चैंग वहाँ पे उस छोटे से ड्रैगन को देखते हुए कहता है, क्या ये मेरी और मेरे क्लैन की रक्षा करेगा? मुझे तो लगता है अभी इसे खुद किसी की रक्षा की जरूरत है। जिसमें बाई चैंग की सिस्टम उसे बताती है कि रियल वर्ल्ड में इसकी एज बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए ये इस तरह से छोटा दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसे अपनी रियल फॉर्म में देखना चाहते हो तो एक बार इसे अपने स्पिरिचुअल रियलम में भेज के देखो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग भी जल्दी से अपने उस ड्रैगन को अपने स्पिरिचुअल रियलम में भेज देता है। और जैसे ही उसका वो ड्रैगन स्पिरिचुअल रियलम में पहुंचता है तो अचानक उसका साइज वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ पे पहुंचकर जोर से रोर करता है तो बेचारे घोस्ट क्लैन के लोगों की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब अचानक से यहाँ पे एक ड्रैगन कहाँ से आ गया। और ये सोचकर उन सभी इविल कल्टिवेटर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन उस ड्रैगन को वहाँ पे इविल कल्टिवेटर्स के हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर तो वो सभी इविल कल्टिवेटर्स बेचारे वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो कि बाई चैंग की पावर्स को देखकर उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसके सेट को ज्वाइन करते हुए इसकी डिसेबल बन जाऊं तो मैं यहाँ पे हर खतरे से महफूज रहूंगी। और ये सोचकर लीना अचानक ही वहाँ पे बाई चैंग के सामने झुकते हुए उससे कहती है, मास्टर मैं आपकी डिसेबल बनते हुए आपके सेट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। लीना की ये बात सुनकर बाई चैंग को भी एक झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है, अब इसे क्या हो गया, ये अचानक से खुद ही मेरे सेट को ज्वाइन करने के लिए कैसे रेडी हो गई। पर ये सब बाई चैंग बाई से जाहिर नहीं करता। वो अचानक ही सीरियस होते हुए लीना से कहता है, मैं किसी को ऐसे ही अपने सेट के अंदर शामिल नहीं कर सकता, पहले मुझे तुम्हारी पावर्स को चेक करना होगा कि तुम मेरे सेट को ज्वाइन करने के काबिल हो भी या नहीं। और ये सोचकर जैसे ही बाई चैंग उसके पावर्स को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो अचानक ही उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे रोक देती है। और बाई चैंग से कहती है कि तुम्हें इस लड़की की पावर्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की सच में तुम्हारे सेट को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उल्टी टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा। ये तुम्हें और तुम्हारे सेट को लेकर सिर्फ 10% ही वफादार है, क्योंकि अभी भी उसे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग चौंकते हुए उससे कहता है, क्या इसे अभी तक भी मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ? हालांकि अभी तो मैंने इसकी इविल कल्टिवेटर से जान बचाई थी। मुझे तो लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा मतलबी है और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे सेट को ज्वाइन करना चाहती है ताकि ये यहाँ पे सुरक्षित रह सके। आखिर अब मैं ऐसा क्या करूँ जो इसे मेरे ऊपर पूरा यकीन हो जाए। बाई चैंग की ये बात सुनकर उसकी सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि इस लड़की के अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन है, जिसे तुम्हें 3 दिनों के अंदर अंदर अवेकन करना होगा, क्योंकि 3 दिनों के बाद वो फीनिक्स ब्लड लाइन हमेशा हमेशा के लिए इसकी बॉडी के अंदर से गायब हो जाएगी। इसलिए अगर तुम 3 दिनों के अंदर अंदर इसकी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने में इसकी मदद करते हो तो न सिर्फ इस लड़की का यकीन तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा, बल्कि मैं भी तुम्हें रिवार्ड के तौर पर एक कमरा दूंगी जहाँ पे तुम आराम से रह सकते हो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जैसे ही लीना की फीनिक्स ब्लड लाइन को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लीना को लगता है कि शायद बाई चैंग उसका गलत फायदा उठाना चाह रहा है, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए पीछे हो जाती है और अब उसका ट्रस्ट लेवल 10% से घटकर 5% ही रह गया था। ये देखकर बाई चैंग बहुत ही एटीट्यूड से खुद ब खुद ही पीछे हट जाता है, जो देखकर ये टियान थोड़ा गुस्से से लीना से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? मास्टर तो तुम्हारी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन करने के लिए तुम्हें छू रहे थे और तुमने उस बात को गलत लेते हुए इतना बड़ा मौका गवा दिया। अगली बार मेरी बात याद रखना कि जब भी मास्टर तुम्हें छूने की कोशिश करे तो उन्हें खुद को छूने देना, यकीन मानो उनका टच तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खैर उसके बाद बाई चैंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से जाते हुए लीना को भी उसके रहने के लिए कमरा दे देता है, जो कि किसी को बाल से कम दिखाई नहीं दे रहा था। और अब बेचारी लीना को भी अपनी थोड़ी देर पहले वाले रिएक्शन के ऊपर पछतावा हो रहा था। वहीं जैसे ही बाई चैंग वहाँ से अपने रूम में आता है तो वो अपनी सिस्टम से कहता है कि मैंने लीना को अपने सेट में शामिल करके तुम्हारी दी हुई टास्क को पूरा कर लिया है, तो अब तुम्हारी बारी है मुझे रिवार्ड के तौर पर एक लग्जरी रूम देने की। जिसपे बाई चैंग की सिस्टम उससे कहते हैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे आगे क्या करना है। और ये कहकर उसने बाई चैंग को उसके रहने के लिए एक लग्जरी रूम दे दिया था, जो कि किसी महल से कम नहीं लग रहा था, जिसे देखकर बाई चैंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और वो खुश होते हुए कहता है कि फाइनली आज काफी दिनों के बाद मुझे थोड़ी बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये कहकर बाई चैंग खुश होते हुए अपने बड़े से बेड के ऊपर जाके लेट जाता है और वो वहाँ पे सोते हुए खुद से ही कहता है कि जब मेरे डिसेबल्स मुझे इस लग्जरी रूम के अंदर देखेंगे तब उन्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और अब इसी तरह से बाई चैंग सोते हुए वहाँ पे अपने सुहाने सपने सजा ही रहा था कि तभी अचानक ही वो वहाँ पे बेड से नीचे गिर जाता है। असल में ये सब कुछ उसकी सिस्टम ने किया था। उसकी सिस्टम उसे वहाँ पे जगाते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे पास इस तरह से सोने का समय नहीं है, तुम जानते हो ना कि तुम्हें सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर लीना की फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में फेल हो गए तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स वापस ले लूंगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारे डिसेबल्स के सामने तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें बार बार मुझे ये सब याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर बाई चैंग आधी रात को ही अपने कमरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब उसे भी धीरे धीरे अपनी सिस्टम की तरफ से मिले हुए इस नए टास्क की वजह से थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी
गई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर सोते हुए लीना की फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन कर देगा। और ये सोचकर बाई चेंग लीना के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे हीटियन भी आ जाता है, जो अपने मास्टर को देखकर थोड़ा चौंकते हुए उनसे पूछता है, मास्टर आप आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप इस तरह इतनी रात को लीना के रूम की तरफ क्यों बढ़ रहे थे। हीटियन को वहाँ देखकर बाई चेंग थोड़ा गुस्से से अपने मन में कहता है, लो फिर आ गया जासूस कहीं का, एक तो न जाने ये क्यों हर बार मेरे मैटर में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है। और अभी बाई चेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लीना भी अपने रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी पकड़ रखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो इवल कल्टीवेटर्स दोबारा यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन जब वो अपने सामने बाई चेंग और हीटियन को देखती है तो बाई चेंग को लेकर उसका ट्रस्ट लेवल 5 से कम होकर 3 पे आ गया था, क्योंकि लीना को ऐसा लग रहा था कि शायद बाई चेंग इतनी रात को उसका फायदा उठाने के लिए आ रहा था। ये देखकर तो बेचारा बाई चेंग बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर हर बार ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। और अब तो बेचारे बाई चेंग को अपनी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी पीते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि लीना के रिएक्शन ने तो ये साफ साफ जाहिर कर दिया था कि लीना अब कभी भी खुद को बाई चेंग को छूने नहीं देगी। पर तभी अचानक ही बाई चेंग को एक आइडिया आता है और वो अपने सिस्टम की तरफ से दी हुई उसे गोल्ड लेवल वाली टेक्निक को बाहर निकालकर उसे लीना को देते हुए कहता है, मैं तो बस ये टेक्निक मुफ्त में देने के लिए आ रहा था। हीटियन ने इस गोल्ड लेवल टेक्निक को बहुत जल्द सीख लिया था, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भी हीटियन की तरह टैलेंटेड हो या नहीं। वहीं जैसे ही लीना उस बुक के टाइटल को पढ़ती है तो सिर्फ उस बुक के टाइटल से ही लीना को उस बुक के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जो देखकर बेचारे बाई चेंग को पहले से भी बड़ा झटका लगता है। और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़की तो हीटियन से भी ज्यादा टैलेंटेड निकली, इन दोनों के सामने तो मेरी पावर्स कुछ भी नहीं है। खैर इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए बाई चेंग लीना से पूछता है, ओके अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे इस बुक के अंदर कौन सा कल्टीवेशन मेथड लिखा हुआ है। बाई चेंग की ये बात सुनकर लीना भी बहुत ही आसानी से उस बुक के अंदर लिखे हुए कल्टीवेशन मेथड के बारे में बाई चेंग को बता देती है, और लीना का हर एक शब्द बाई चेंग को किसी पत्थर की तरह लग रहा था। खैर उसके बाद बाई चेंग हीटियन से सवाल करते हुए पूछता है कि जब तुमने 5th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था तब तुम्हें कैसा लगा था। बाई चेंग की ये बात सुनकर हीटियन की बजाय उल्टा लीना वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मास्टर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि ब्रेक थ्रू करते वक्त कैसा फील होता है। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आज तक कभी ब्रेक थ्रू किया ही नहीं है। लीना की ये बात सुनकर हीटियन उसे वहाँ पे थोड़ा डांटते हुए कहता है, लीना ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमने मास्टर के कमाल के पावर्स को नहीं देखा। मास्टर ऐसी छोटी मोटी टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, वो किसी सुप्रीम लेवल की टेक्निक की प्रैक्टिस करते होंगे, इसलिए वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू करते हुए मुझे कैसा लगा था। और ये कहकर हीटियन बाई चेंग को अपने 5th लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद की फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि जब मैंने 5th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था तब मुझे अपने अंदर इतनी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ, जो कि इस वर्ल्ड में किसी को भी हरा सकता है। और ये कहकर हीटियन अचानक ही बाई चेंग से कहता है कि मास्टर ये टेक्निक तो हम दोनों सीख चुके हैं, इसलिए अब हम लोग एक सो टेक्निक को सीखना चाहते हैं। अपने डिसेबल हीटियन की ये बात सुनकर बाई चेंग थोड़ा गुस्से से अपने मन में कहता है कि अब इसने ये क्या मांग लिया, आखिर इसके लिए अब मैं एक सो टेक्निक कहाँ से ले आऊँ। तभी अचानक ही बाई चेंग के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है कि अगर तुम 24 घंटे के अंदर अंदर 60 से ज्यादा पेड़ों को काट देते हो तो मैं तो मेरे वार्ड के तौर पर वो सो टेक्निक दे सकती हूँ। और अपने डिसेबल्स के सामने अपनी इज्जत को बचाने के लिए बाई चेंग भी सिस्टम के दिए हुए इस टास्क को पूरा करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो लीना से कुल्हाड़ी लेकर सीधा वहाँ से जंगल में आ जाता है। लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी बेचारा बाई चेंग एक भी पेड़ नहीं काट पाता, क्योंकि अभी बाई चेंग के अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक पेड़ को भी काट सके। तभी उसके दोनों डिसेबल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि बाई चेंग को इस तरह से पेड़ काटते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाई चेंग अपने मास्टर वाले रूप में आते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो, हमें अपने सेट को और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए इन पेड़ों को काटना होगा, इसलिए तुम दोनों जल्दी से मिलकर इन सामने वाले 60 पेड़ों को काट दो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों भी उन पेड़ों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद बाई चेंग उन दोनों को वहीं पे छोड़कर अपने खाने के इंतजाम के लिए एक मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करने लगा था, पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो वहाँ पे एक मुर्गे को भी नहीं पकड़ पा रहा था। तभी अचानक ही उसके दोनों डिसेबल्स वहाँ पे उसके पास आते हुए कहते हैं, मास्टर हमने आपके बताए हुए पेड़ों को काट दिया है। अपने दोनों डिसेबल्स की ये बात सुनकर बाई चेंग को एक झटका लगता है, कहा वो पूरी रात में एक सिंगल पेड़ भी नहीं काट पाया था, जबकि उसके दोनों डिसेबल्स ने मिलकर सिर्फ कुछ ही देर में 60 से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया। और यही बात बाई चेंग को वहाँ पे हैरान कर रही थी, पर क्योंकि बाई चेंग ने उन पेड़ों को कटवा कर अपना टास्क पूरा कर लिया था तो इसलिए उसे सिस्टम की तरह से वो सो टेक्निक मिल जाती है, जिसे बाई चेंग भी खुशी खुशी अपने दोनों डिसेबल्स को दे देता है। उस सो टेक्निक को देखकर हीटियन के साथ साथ लीना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके बाद वो सो टेक्निक के लिए बाई चेंग का शुक्रिया अदा भी करती है। तभी अचानक ही बाई चेंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि लीना का ट्रस्ट लेवल तुम्हारे ऊपर बढ़ते हुए 20% से भी ज्यादा हो गया है। ये देखकर बाई चेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि हीटियन की तरफ बहुत जल्द लीना भी अपने दिल से उसे अपना मास्टर मान लेगी। और यही सब सोचते हुए अभी बेचारा बाई चेंग वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक ही हीटियन उससे सूट की मांग करने लगता है, जो देखकर बाई चेंग गुस्से से अपने मन में कहता है कि आखिर इस लड़के को प्रॉब्लम क्या है, इसे हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, अब आखिर भला मैं इसके लिए सूट कहाँ से लाऊं। लेकिन तभी अचानक ही बाई चेंग को एक आइडिया आता है और वो कोल्ड टून में अपने दोनों डिसेबल से कहता है कि अभी तुम दोनों स्वॉर्डमैनशिप को सीख रहे हो, इसलिए एक रियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की
बजाय तुम दोनों लकड़ी से बनी हुई सोर्स का यूज करो ताकि तुम दोनों में से किसी को भी चोट ना आए। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हीटियन उनसे प्रेस होते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। ये बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई थी कि रियल सोर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए हमें चोट भी आ सकती है। इसलिए वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और लीना तो थोड़ा उदास होते हुए बाईचेंग से माफी भी मांगती है, जिसपे बाईचेंग उसे कहता है, नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी अनजान पर्सन के ऊपर यकीन करना किसी लड़की के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है, पर अब जब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो ही गया है तो अब मैं तुम्हारी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर देता हूँ। और ये कहकर अचानक ही बाईचेंग लीना के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसके अंदर अपनी सिस्टम की तरफ से दी हुई पावर डाल देता है। और जैसे ही वो पावर वहाँ पे लीना की बॉडी के अंदर जाती है तो देखते देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पल में लीना की सारी ब्लॉक मरीडियंस ओपन हो गई थी। और अब क्योंकि उसकी सारी मरीडियंस ओपन हो चुके थे तो इसलिए देखते देखते वहाँ पे लीना की फीनिक्स ब्लड लाइन भी अवेकन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लीना से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर और निकलने लगा था। इवन हमें वहाँ पे लीना के ऊपर उसकी फीनिक्स मार्शल स्पिरिट भी दिखने लगे थे। पर तभी अचानक लीना उसी लकड़ी की बनी हुई स्वॉर्ड को उठाते हुए अपनी फिनिक्स पावर की मदद से वहाँ जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और लीना की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पेड़ वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर हीटियन के साथ साथ बाईचेंग को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर निकलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लीना और हीटियन यही सोच रहे थे कि आखिर हमारे मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है जो उन्होंने सिर्फ एक ही झटके में लीना की सारी ब्लॉक मरीडियंस को ओपन कर दिया। लेकिन जैसे ही उन तीनों की नजर वहाँ पे सामने जाती है तो वो पूरा जंगल आग में जल रहा था, क्योंकि अपने उस अटैक में लीना ने अपनी फिनिक्स पावर का यूज किया था और उसकी फिनिक्स फायर वहाँ पे धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल चुके थे। ये सब देखकर बाईचेंग भी परेशान होते हुए कहता है कि अब इस आग का मैं क्या करूं, इस तरह तो मेरा सारा सेक्ट ही खत्म हो जाएगा। वहीं लीना को वहाँ पे एक बार फिर से बाईचेंग के ऊपर शक होने लगा था। वो अपने मन में कहती है कि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ पावर्स होती तो अब तक ये अपने सेट को बचाने के लिए कुछ कर चुका होता। और इसी के साथ वहाँ पे एक बार फिर से लीना का बाईचेंग के ऊपर ट्रस्ट लेवल एक बार फिर से घटने लगा था। लेकिन तभी अचानक ही बाईचेंग वहाँ पे अपने सिस्टम की मदद से अपने उसी स्पिरिट ड्रैगन को अपने स्पिरिचुअल रियलम से बाहर ले आता है, जिसके अंदर आइस एलिमेंट की पावर्स थी। और देखते ही देखते वो स्पिरिट ड्रैगन वहाँ पे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वहाँ जंगल में लगी हुई आग को पूरी तरह से बुझा देता है। और अपने सामने वहाँ पे कितने बड़े ड्रैगन को देखकर हीटियन और लीना को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन अब लीना को वहाँ पे बाईचेंग के ऊपर पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई आम पर्सन नहीं है, इसलिए उसका ट्रस्ट लेवल भी 20% से होता हुआ 100% पे पहुंच चुका था। ये देखकर तो बाईचेंग को भी एक झटका लगता है, क्योंकि उसने भी ये कभी नहीं सोचा था कि लीना का ट्रस्ट लेवल उसके ऊपर इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एम्परर अपने एक मास्टर के पास जाते हुए गुस्से से उसे कहते हैं, मुझे उम्मीद है अब तक तुमने मेरे बेटे को फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए कुछ न कुछ सोच लिया होगा। लेकिन वो मास्टर अचानक ही एम्परर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी तक मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेस की बॉडी बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है उन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन मेथड का यूज करना होगा। अपने उस मास्टर की ये बात सुनकर एम्परर भी वहाँ पे अपने एक सीक्रेट वेपन को बाहर निकालते हुए किसी ऐसी जगह की तलाश करने लगता है जहाँ उसका बेटा जाकर अपनी आगे की प्रैक्टिस कर सके। और देखते ही देखते उसे वो जगह मिल भी जाती है जो कि घोस्ट सेक्ट था। इसलिए एम्परर जल्दी से अपने बेटे को अपने पास बुलवाकर उसे घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसपे प्रेसियन यंग मास्टर भी थोड़ा डरते हुए अपने पिता से कहता है, पर फादर घोस्ट सेक्ट तो किसी को भी इतनी जल्दी अपने क्लैन के अंदर शामिल नहीं करता। जिसपे एम्परर गुस्से से अपने बेटे से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो। आज तक तो तुम कोई एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए हो, और अब अगर तुम ये काम करने में भी फेल हो गए तो भूल जाना कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। और ये कहते हुए एम्परर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है, बाईचेंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे लेटा हुआ मजे से आराम कर रहा था। पर तभी अचानक ही उसका मजा खराब करने के लिए उसको दोनों रिसेबर्स वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं, जो कि अब दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि उनके सिर्फ और प्रेशर से ही बाईचेंग वहाँ से पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन बाईचेंग तो बाईचेंग था, वो बहुत ही स्टाइल से पीछे गिरते हुए लेट जाता है। तभी हीटियन अपने मास्टर बाईचेंग से कहता है, मास्टर मैंने इस स्वॉर्ड टेक्निक को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और मैं आपको यहाँ पे अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाना चाहता हूँ। जिसपे बाईचेंग उसे कहता है कि हाँ दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हीटियन उस लकड़ी की स्वॉर्ड से ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप वहाँ पे बाईचेंग को दिखाने लगा था, जो कि वाकई काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और हीटियन की ऐसी कमाल की स्वॉर्डमैनशिप देखकर बाईचेंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा कुछ पहली बार हो रहा होगा कि कोई डिसेबल अपने ही मास्टर से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। न जाने इस हीटियन को देखते हुए मुझे हर बार ऐसा फील क्यों होता है कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। और अभी बाईचेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है कि मुझे यहाँ आसपास किसी का ऑरा महसूस हो रहा है और मेरे ख्याल से शायद वो पर्सन भी यहाँ पे तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें घोस्ट क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रिंस भी वहाँ पे पहुंच चुका था। और वहाँ पहुंचकर प्रिंस घोस्ट किंग को सारी बात बता देता है और आखिर में उनसे ये भी कहता है कि मैं आपके घोस्ट क्लैन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसपे वहाँ पे खड़े कैलर प्रिंस से कहता है कि अगर तुम हमारे घोस्ट क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें हमारे घोस्ट किंग के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करना होगा। जिसपे प्रिंस के साथ वाला सोल्जर गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो जो तुम लोग हमारे प्रिंस को अपने सामने झुकाने की बात कर रहे हो। लेकिन प्रिंस जो कि ऑलरेडी अपने पिता की बातें सुनकर पूरी तरह से अंदर
से टूट चुका था। वो अपने सोल्जर को रोकते हुए वहाँ पे घोस्ट किंग के सामने झुकने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रिंस वहाँ पे घोस्ट किंग के सामने झुक पाता उससे पहले ही वहाँ पे एक आदमी भागते हुए आकर घोस्ट किंग को आकर बताता है कि हमने अपने जो आदमी उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजे थे वो सभी की सभी गायब हो चुके हैं और हमें उनका और भी महसूस नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि वो सभी की सभी मर चुके हैं। आपने उस आदमी की ये बात सुनकर घोस्ट किंग को वहाँ पे इतना सारा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे अपने उस आदमी को ही खत्म कर दिया था। और उसके बाद घोस्ट किंग गुस्से से अपने उस सेलर से कहता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने हमारे क्लैन के लोगों को मारा है। अगर तुम उसे ना ढूंढ पाए तो फिर मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। और ये कहते हुए घोस्ट किंग अचानक ही गुस्से से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाईचैंग के सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीना और हीटियन दोनों अपनी अपनी सूट प्रैक्टिस में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे देखने से ये साफ साफ पता चल रहा था कि लीना सूटमैनशिप में हीटियन से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे घोस्ट क्लैन के कुछ लोग आते हुए उन दोनों को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और लीना को देखकर वो एल्डर खुश होते हुए कहता है कि जल्दी से पकड़ लो इस लड़की को और इसके साथ वाले इस लड़के को खत्म कर दो। पर जैसे घोस्ट क्लैन के वो लोग उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी स्वॉर्डमैनशिप का यूज करते हुए घोस्ट क्लैन के लोगों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगे थे। और अपने लोगों को वहाँ पे इस तरह से मार खाते हुए देखकर वो एल्डर प्रिंस से कहता है अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से इन दोनों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। उस एल्डर की ये बात सुनकर मजबूरन प्रिंस को भी उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन हीटियन और लीना तो दोनों अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, इसलिए वो दोनों मिलकर वहाँ पे प्रिंस के ऊपर भी भारी पड़ने लगे थे। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी पावर्स को प्रिंस की पावर्स के साथ मर्ज करते हुए उन दोनों के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लीना और हीटियन दोनों वहाँ पे गिरते हुए बेहोश हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम बाईचैंग को देखते हैं जो कि मजे से अपने रूम में सो रहा था, पर तभी अचानक ही वहाँ पे उसके सामने उसके सिस्टम ओपन होते हुए गुस्से से उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे सो रहे हो, बाहर चल के देखो कि बाहर क्या हो रहा है। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग भी बुरा समूह बनाते हुए अपने कमरे से बाहर आने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ घोस्ट क्लैन के उन लोगों ने लीना और हीटियन को बंदी बना लिया था और वो एल्डर गुस्से से लीना को धमकी देते हुए कहता है चुपचाप मुझे बता दो कि हमारे घोस्ट क्लैन के लोगों को किसने मारा था, जिस पे लीना उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उस पर्सन के बारे में जान सको। लीना की ये बात सुनकर घोस्ट क्लैन के उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे अपनी एक सोड को बाहर निकालकर उसे प्रिंस को देते हुए कहता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन दोनों को खत्म कर दो। पर अभी वो एल्डर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाईचैंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है और कॉल टून में उस एल्डर से कहता है चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे बाकी साथियों का हुआ था। बाईचैंग की ये बात सुनकर वो एल्डर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ तो तुम हो वो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मुझे ऐसी कोई भी खास बात दिखाई नहीं दे रही, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस क्लैन दोनों को खत्म करते हुए पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर भी बाईचैंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अभी भी उसी तरह से अपने एटीट्यूड में वहाँ पे खड़ा था। और बाईचैंग की ये बात उस प्रिंस को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर रही थी। तभी वो एल्डर वहाँ पे प्रिंस को वो सोट देते हुए कहता है और टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इन दोनों को खत्म कर दो। उस एल्डर की ये बात सुनकर प्रिंस भी जल्दी से उस एल्डर से वो सोट लेते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने की बजाय उन दोनों को वहाँ पे आजाद करवाते हुए वहाँ से बाईचैंग की तरफ भागने लगता है, क्योंकि प्रिंस ने अपने मन ही मन में बाईचैंग को अपना मास्टर मान लिया था। ये देखकर उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल्डर गुस्से से अपने लोगों से कहता है कि इन दोनों के साथ साथ इस प्रिंस को भी खत्म कर दो। पर जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाईचैंग ने अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपनी उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ से अपने स्पिरिचुअल एरिया में भेज दिया था। पर अपने स्पिरिट ड्रैगन की मदद से बाईचैंग प्रिंस और अपने दोनों डिसेबल्स को वहाँ पे बाहर बुला लेता है और बाईचैंग के पास उस स्पिरिट ड्रैगन को देखकर तो प्रिंस वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद अचानक ही प्रिंस वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए बाईचैंग से कहता है मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसेबल बनाते हुए मुझे अपने सेक्ट में शामिल कर ले। जो देखकर प्रिंस के साथ वाला सोल्जर उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ बाईचैंग भी बिल्कुल मास्टर वाले एटीट्यूड में उसे कहता है तुमने मेरे डिसेबल्स की जान बचाकर ये साबित कर दिया है कि तुम वाकई काफी ज्यादा नेक दिल हो, इसलिए मैं भी तुम्हें अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। बाईचैंग के ऐसा कहते ही बाईचैंग की सिस्टम वापस उसके सामने ओपन होते हुए उसे कांग्रेस कहती है एक और डिसेबल को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए। और ऊपर से बाईचैंग की सिस्टम उसे बताती है कि प्रिंस का ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर 70% से भी ज्यादा है, लेकिन लीना की तरह तुम्हें इसकी भी ब्रेक थ्रू करने में मदद करनी होगी और अगर तुमने सक्सेसफुली ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगी। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग अचानक आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथ वहाँ पे प्रिंस के कंधों के ऊपर रख देता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे प्रिंस के पास को अवेकन करने के लिए उसने अपनी पावर्स भी वहाँ पे प्रिंस के अंदर डाल दी थी। और बाईचैंग की वजह से वहाँ पे प्रिंस की भी ड्रैगन पावर्स अवेकन हो जाती हैं, जिन्हें न जाने वो पिछले कितने सालों में अवेकन करने में लगा हुआ था, लेकिन आज बाईचैंग ने उसकी ड्रैगन पावर्स को एक ही झटके में अवेकन कर दिया। इसलिए प्रिंस दोबारा वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। और प्रिंस के पावर्स को अवेकन करवाने के रिवार्ड में बाईचैंग को अपने सिस्टम की तरफ से रिवार्ड के तौर पर एक ड्रैगन बोन मिलती है, लेकिन वो ड्रैगन बोन उसके किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन बोन का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता था जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट हो। इसलिए बाईचैंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये कहकर बाईचैंग ने अपनी वो ड्रैगन बोन भी वहाँ पे प्रिंस को दे दी थी, जो देखकर तो प्रिंस के साथ साथ लीना और हीटियन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्रैगन बोन को एक बहुत ही ज्यादा खास और रेयर ट्रायल माना जाता था। और बाईचैंग ने तो यहाँ पे ऐसे ही वो ड्रैगन बोन प्रिंस को दे दी। यही बात उन तीनों को वहाँ पे हैरान कर रही थी। इवन प्रिंस तो वहाँ पे एक बार फिर से बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका
उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। और प्रिंस के साथ साथ लीना और हीटियन के दिल में भी बाईचैंग के लिए इज्जत अब वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खैर उसके बाद देखते ही देखते प्रिंस ने उस ड्रैगन बोन का यूज करते हुए एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस के उसी मास्टर को देखते हैं जो कि अपने उसी सीक्रेट वेपन की मदद से भविष्य देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उस मास्टर को वहाँ पे अपने सामने एक विजन दिखाई देता है जहाँ उसका डिसेबल प्रिंस ड्रैगन एम्परर बन चुका था। और ये देखकर तो उस मास्टर को वहाँ पे अपने को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके सीक्रेट वेपन में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके बाद हमें दोबारा बाईचैंग के क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाईचैंग के सभी डिसेबल्स उसके पास आते हुए उससे पूछते हैं, मास्टर क्या हमारे सेक्टर में कुछ खाने के लिए नहीं है? आपने उन डिसेबल्स की ये बात सुनकर अचानक बाईचैंग को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने डिसेबल्स को अपने स्पिरिचुअल एरिया में भेजकर जल्दी से घोस्ट क्लैन के लोगों का सामान लाने के लिए कहता है, क्योंकि बाईचैंग उनके सामान को बेचकर अपने लिए खाना खरीदने वाला था। खैर उसके बाद बाईचैंग अपने डिसेबल्स के साथ उस सामान को बेचने के लिए पास के एक गाँव की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुंचने में भी उसे 2 दिन से ज्यादा का समय लग गया था। और जैसे ही बाईचैंग उस गाँव में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे यूशिन नाम का एक डिसेबल दिखाई देता है जो कि वहाँ पे जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। और उस लड़की यूशिन को देखकर अचानक ही बाईचैंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, ये लड़का तुम्हारा डिसेबल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खैर वहाँ पे सारा सामान बेचने और खाना खरीदने के बाद बाईचैंग अपने डिसेबल्स की मदद से यूशिन को भी अपने क्लैन में ले आता है। इवन बाईचैंग ने अपनी सिस्टम की मदद से उसका इलाज करते हुए उसे वहाँ पे ठीक भी कर दिया था। लेकिन जैसे यूशिन वहाँ पे होश में आता है तो उल्टा वो उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कि तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई? मैं तो मरना चाहता था। यूशिन की ये बात सुनकर बाईचैंग के डिसेबल्स उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, आखिर तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो तुम मरना चाहते हो? जिसपे यूशिन उन्हें बताता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे और उसके बाद मेरे अंकल ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब मेरे अंकल को पता चला कि मेरे पास सुप्रीम बॉडी है और मैं कल्टीवेट करने के लिए किसी सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरी सुप्रीम बॉडी को बेकार बनाते हुए मेरी सारी बोन्स को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया और अपनी सुप्रीम बॉडी के बगैर मैं जीकर क्या करूंगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। यूशिन की ये सारी बातें सुनकर बाईचैंग के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गए थे। लेकिन तभी अचानक बाईचैंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लेते हो तो न सिर्फ तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी बल्कि उसी के साथ साथ मैं तुम्हारी सुप्रीम बॉडी को अवेकन करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। बाईचैंग की ये बात सुनकर यूशिन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर उसी के साथ साथ यूशिन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था। वो अचानक ही वहाँ पे बाईचैंग के पैरों में गिरते हुए कहता है कि अगर आपने मेरी सुप्रीम बॉडी को ठीक कर दिया तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यूशिन की ये बात सुनकर तो बाईचैंग भी वहाँ पे खुश हो जाता है क्योंकि उसे यूशिन के रूप में एक और नया डिसेबल मिलने वाला था। उसके बाद बाईचैंग वहाँ पे उसकी सुप्रीम बॉडी को अवेकन करने के लिए उसके दोनों कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी पावर उसके अंदर डाल देता है। और जैसे ही बाईचैंग की पावर वहाँ पे यूशिन की बॉडी के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे यूशिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और न सिर्फ वहाँ पे यूशिन की सुप्रीम बॉडी अवेकन हो गई थी बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। और यूशिन को वहाँ पे ठीक होते हुए देखकर उसके सभी साथी डिसेबल्स भी वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तो वहीं यूशिन वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था, जिसके बाद बाईचैंग अपने बाकी सभी डिसेबल्स को यूशिन को अपना सेट दिखाने के लिए कहता है। और हीटियन अभी यूशिन को अपना सेट दिखा ही रहा था कि तभी अचानक यूशिन की नजर वहाँ पे पास में ही बने हुए एक तालाब के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर यूशिन वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो हीटियन के मना करने के बावजूद भी उस तालाब के अंदर नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन वो तालाब तो असल में बाईचैंग के स्पिरिचुअल रियलम में जाने का रास्ता था, इसलिए यूशिन भी वहाँ से होता वो सीधा बाईचैंग के स्पिरिचुअल रियलम में आ गया था। और वहाँ पे अपने सामने उस स्पिरिट ड्रैगन को देखकर तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी और ऊपर से वो स्पिरिट ड्रैगन उसे वहाँ देखकर जोर जोर से रोर भी करने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम बाईचैंग को देखते हैं जो कि एक और डिसेबल आ जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था कि तभी उसे उसकी सिस्टम बताती है कि तुम्हारे आने वाले नए डिसेबल को तुम्हारे स्पिरिचुअल रियलम वाले स्पिरिट ड्रैगन ने खा लिया है और अगर तुमने जल्दी अपने स्पिरिचुअल रियलम में जाकर अपने डिसेबल को ना बचाया तो हो सकता है तुम्हारा स्पिरिट ड्रैगन उसे खत्म कर दे। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग वहीं से चलाते हुए अपने स्पिरिट ड्रैगन से गुस्से से कहता है, बेवकूफ कहेंगे, जल्दी से मेरे डिसेबल को बाहर निकालो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं जो कि खुद ही अपनी सुप्रीम बॉडी का यूज करते हुए उस ड्रैगन के साथ साथ बाईचैंग के स्पिरिचुअल रियलम से भी बाहर आ गया था। और यूशिन की ऐसी कमाल के पावर्स को देखकर हीटियन उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कि इसकी ये सुप्रीम बॉडी तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, काश मेरे पास भी ऐसी सुप्रीम बॉडी होती। वहीं यूशिन की पावर्स को अवेकन करने और उसे अपने सेट में शामिल करने के रिवार्ड में बाईचैंग की सिस्टम उसे कल्टीवेशन रूम देती है जहाँ वो अपने साथ साथ अपने डिसेबल्स की भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करवा सकता था। ये देखकर बाईचैंग खुश होते हुए अपने सभी डिसेबल्स को जल्दी से उसी कल्टीवेशन रूम के अंदर भेज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन वो यूशिन को वहीं पे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें उस कल्टीवेशन रूम के अंदर प्रैक्टिस करने से पहले इन दोनों टेक्निक्स को अच्छी तरह से मास्टर करना होगा ताकि तुम भी अपने बाकी सभी साथी डिसेबल्स के साथ आ जाओ। और ये कहकर बाईचैंग उसे वही दोनों टेक्निक बुक्स दे देता है। और ये सब करने के बाद बाईचैंग अपने उसी तालाब के पास आ जाता है जहाँ उसे कल्टीवेशन रूम के अंदर जो जो हो रहा था उसे उस तालाब में एक पोर्टल के जरिए सब कुछ दिखाई दे रहा था, जहाँ कल्टीवेशन रूम के अंदर उसके सभी डिसेबल्स का सामना अपने अपने डर से हो रहा था, जिस वजह से देखते ही देखते उन सभी की हालत थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और बाईचैंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि अपने अपने दुश्मन का सामना करते हुए तुम्हारे सभी डिसेबल्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए जल्दी से उन सभी को अपने कल्टीवेशन रूम से बाहर बुला लो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने जल्दी से अपने सभी डिसेबल्स को उस कल्टीवेशन रूम से बाहर निकालते हुए उस कल्टीवेशन रूम को वहाँ पे बंद कर दिया था। और वहाँ पे वाकई उसके सभी डिसेबल्स की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके सभी डिसेबल्स को ऐसा लग
रहा था कि शायद उन सभी ने अपने मास्टर को नाराज कर दिया है, इसलिए वो बाईचेंग से कहते हैं मास्टर प्लीज हमें एक और मौका दीजिए, इस बार हम लोग इस कल्टीवेशन रूम के अंदर जाकर अपने डर से लड़ते हुए उसे वहाँ पे हरा देंगे। जिसपे बाईचेंग उन सभी को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि ओके ओके, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहाँ पे कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन सभी को वहाँ पे खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ बाईचेंग अपने सभी डिसेबल से कहता है कि अगर तुम लोग उस कल्टीवेशन रूम के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो उससे पहले तुम सभी को अपने अंदर के डर पे काबू पाना होगा। अपने डर को काबू किए बगैर तुम लोग कभी भी उस कल्टीवेशन रूम के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अपने मास्टर बाईचेंग की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे और अब वो सभी अपने अपने डर से लड़ने के लिए काफी ज्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद देखते ही देखते बाईचेंग की वो तीनों डिसेबल्स एक बार फिर से उस कल्टीवेशन रूम के अंदर जाते हुए अपने अपने डर का सामना करते हुए उनके साथ फाइट करने लगते हैं। पर अब उन तीनों ने यहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में अपने अपने डर पे काबू पाते हुए ना सिर्फ उन्हें वहाँ पे हरा दिया था बल्कि अपने डर को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म भी कर दिया था। लेकिन हीटियन इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता और अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से उसका डर उसके ऊपर हावी हो गया था, जो कि उसे सेम पिछली बार की तरह एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और जब हीटियन दोबारा उस कल्टीवेशन रूम से बाहर आता है तो उस बेचारे की सारी हिम्मत ही वहाँ पे टूट चुकी थी, जो देखकर बाईचेंग उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने डर पे कैसे काबू पाते हैं। और ये कहकर जैसे ही बेचारा बाईचेंग उस कल्टीवेशन रूम के अंदर एंटर करता है तो उसका सामना भी वहाँ पे अपने डर के साथ होता है और उसका डर वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डिसेबल्स ही थे, जो कि सभी बाईचेंग को वहाँ पे घेरते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। और बाईचेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने डिसेबल से मार खाते हुए देखकर उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके पूरे मजे ले रही थी, जो देखकर बाईचेंग उसी से अपनी सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर उसकी सिस्टम उसे वहाँ से बाहर निकाल पाती उससे पहले ही उसके सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे मिलकर उसे मार मार के उसका पूरा थोबड़ा ही सुझा दिया था। और बाईचेंग के सूजे हुए फेस को देखकर बाईचेंग की सिस्टम के साथ साथ उसका स्पिरिट ड्रैगन भी वहाँ पे बाईचेंग का मजाक उड़ाने लगा था, जो देखकर बाईचेंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से खुद से ही कहता है क्या आखिर कब तक सभी लोग इस तरह से मेरा मजाक बनाते रहेंगे, क्या मैं कभी भी पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। यहाँ पे बाईचेंग को वाकई काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि इल्यूजन में ही सही पर आज उसने अपने डिसेबल से मार खाई थी और ये बात बाईचेंग को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम हीटियन को देखते हैं जिसे अभी भी अपने डर से लड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और हीटियन का डर कोई और नहीं बल्कि चेंग हाओ और उसकी अपनी फियांसी ही थी। वो दोनों लगातार वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहे थे और साथ साथ उसे वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। उन दोनों की कड़ी हुई बातें सुनकर हीटियन को वहाँ पे अपने मास्टर की याद आती है कि कैसे उसके मास्टर उसकी मदद करते हुए उसे अपने क्लैन में ले आए थे और आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर की वजह से ही है। और ये सब याद करके हीटियन गुस्से से खुद से ही कहता है नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे अपनी हार नहीं मान सकता, ऐसे तो मेरे मास्टर की मेरे ऊपर की हुई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आज मैं इन दोनों को दिखा दूंगा कि मैं वो पहले वाला कचरा नहीं रहा बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और उसके बाद देखते ही देखते हीटियन ने अपने डर पे काबू पाते हुए अपने डर को हराते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और जैसे हीटियन वहाँ पे उस कल्टीवेशन रूम से बाहर आता है तो बाईचेंग उसे याद दिलाते हुए कहता है कि 1 महीना पूरा होने में बस अब 3 दिन ही बचे हैं। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों ने चेंग हाओ के चलने को एक्सेप्ट किया था, जैसे तुम्हें पूरे 1 महीने के बाद फाइट में हराना था। जिसपे हीटियन भी परजोश होते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, मुझे सब कुछ याद है और मैं उस चेंग हाओ के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें इवल ब्लड सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेंग हाओ भी उस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। पर अब ये फाइट सिर्फ चेंग हाओ की नहीं रही थी बल्कि अब ये पूरे इवल ब्लड सेट की इज्जत का सवाल था। इसलिए इवल ब्लड सेट के एक मास्टर चेंग हाओ को एक डिमोनिक पिल देते हुए कहता है कि अगर तुम फाइट के दौरान हारने लगो तो इस पिल का यूज कर लेना, ये पिल तुम्हारी फाइट में काफी ज्यादा मदद करेगी। अपने मास्टर की ये बात सुनकर चेंग हाओ ने भी वहाँ पे खुशी खुशी उस डिमोनिक पिल को ले लिया था। हालांकि वो अपने मन में सोचते हुए कह रहा था कि उस कचरे हीटियन को हराने के लिए इस पिल का तो क्या मुझे अपनी आदि पावर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। और यही सब सोचकर चेंग हाओ वहाँ पे अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वहाँ पे खड़े केल्डर उस मास्टर के पास आते हुए कहते हैं मास्टर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना कि वो डिमोनिक पिल कितनी ज्यादा खतरनाक है, कहीं उस डिमोनिक पिल को कंज्यूम करते हुए चेंग हाओ की जान ही ना चली जाए। जिसपे वो मास्टर वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि इस फाइट को जीतना अब हमारे सेट की इज्जत का सवाल है और मैं अपने सेट की इज्जत बचाने के लिए चेंग हाओ जैसे 10 डिसेबल्स को भी कुर्बान कर सकता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और आज फाइनली वही दिन आ गया था जब इवल ब्लड सेक्ट में हीटियन और चेंग हाओ के दरमियान फाइट होने वाली थी। और ऊपर से बाईचेंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि तुम्हें वहाँ पे कोई डिसेबल भी मिलने वाला है जिसे तुम्हें अपने सेक्ट में शामिल करना होगा, पर अगर तुम इस टास्क में फेल हो गए तो मैं तुम्हारे सर के सारे बाल उड़ाते हुए तुम्हें टकला बना दूंगी। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर तो बेचारा बाईचेंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन अब मेरा सवाल ये था कि वो लोग इवल ब्लड सेक्ट में जाएं कैसे, क्योंकि अगर वो लोग पैदल वहाँ के लिए निकले तो उन्हें वहाँ जाते जाते 5 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिक ये कॉम्पिटिशन हार जाएंगे, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन तो आज ही होने वाला था। बाईचेंग इस बारे में अपनी सिस्टम से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास इतने पॉइंट नहीं बचे थे कि उसकी सिस्टम उसकी कुछ मदद कर सके। और अभी यही सब सोचते हुए बाईचेंग और उसके डिसेबल्स वहाँ पे परेशान हो ही रहे थे कि तभी अचानक वो प्रिंस वहाँ पे सभी को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो और अपने मास्टर के ऊपर भरोसा रखो, हमारे मास्टर वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और इसी तरह वो प्रिंस वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफों के पुल बांधने लगा था, जिसकी वजह से बाईचेंग को वहाँ पे अपने सिस्टम की तरफ से एक रिवार्ड मिलता है जिसमें वो एक बार फिर से टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर सकता था। ये देखकर तो बाईचेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसके बाद बाईचेंग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ इवल ब्लड सेक्ट में पहुंच गया था। और इस तरह से बाईचेंग और उसके डिसेबल्स को वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए देखकर इवल ब्लड सेक्ट के मास्टर को भी एक
झटका लगता है। वो मास्टर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये पर्सन कौन से लेवल पे है जो ये अपने आने जाने के लिए इस तरह से टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर रहा है। और ये सोचकर वो मास्टर वहाँ पे बाईचैंग की पावर्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी उसे वहाँ पे बाईचैंग का पावर लेवल दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से तो अब उसे बाईचैंग और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगा था। और सबसे बड़ा झटका तो उन लोगों को वहाँ पे हीटियन को देखकर लगता है, क्योंकि हीटियन भी पहले जैसे कमजोर नहीं रहा, बल्कि हीटियन भी उन लोगों को पहले से काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। लेकिन चेंग हाओ को तो अभी भी वहाँ पे यही लग रहा था कि इस कचरे को तो मैं किसी चींटी की तरह मसलते हुए बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और ये सोचकर चेंग हाओ अचानक वहाँ पे अपनी डिमोनिक सोर्ड को बाहर निकालते हुए हीटियन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हीटियन भी वहाँ पे अपनी उसी लकड़ी वाली सोर्ड का यूज करते हुए न सिर्फ वहाँ पे चेंग हाओ के सभी हमलों को रोक रहा था, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। और तभी अचानक हीटियन वहाँ पे चेंग हाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बैटल अरीना में पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चेंग हाओ की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और तभी वो मास्टर इशारे से वहाँ पे चेंग हाओ को वही डिमोनिक पिल खाने के लिए कहता है। अपने मास्टर का इशारा देखकर चेंग हाओ ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से उस डिमोनिक पिल को वहाँ पे खा लिया था। और उस पिल को खाने की वजह से चेंग हाओ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर तो बेचारा हीटियन वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन बाईचैंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम बस उसी टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हीटियन भी बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही करता है, और उसने वहाँ पे अपनी उस टेक्निक की मदद से चेंग हाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था। और चेंग हाओ को हराने की वजह से हीटियन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज उसने फाइनली अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। पर अभी हीटियन वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक ही ब्लड इविल सेट का वही मास्टर हीटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अपनी क्लैन की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। लेकिन वो हीटियन तक पहुंच पाता उससे पहले ही बाईचैंग अपनी सिस्टम की पावर्स की मदद से उस मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। और बाईचैंग वहाँ पे उस मास्टर की जान ले पाता उससे पहले ही ब्लड इविल सेट का वो एल्डर भागते हुए आकर बाईचैंग के कदमों में गिर जाता है, और वो बाईचैंग से अपने मास्टर को छोड़ने की भीख मांगने लगा था, जो देखकर बाईचैंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उस मास्टर को छोड़ देता है। पर तभी अचानक ही हम देखते हैं कि बाईचैंग की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहते हैं कि तुम्हें अगले 1.5 घंटे के अंदर अंदर उस डिसेबल को अपने सेट के अंदर शामिल करना होगा, वरना तुम टकले हो जाओगे। और तभी वहाँ पे हीटियन की उसी फियांसे की एंट्री होती है, जो कि हीटियन से माफी मांगते हुए उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चेंग हाओ ने पिछले 1 महीने में उसका जीना ही आराम कर दिया है। पर हीटियन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहते नहीं, अब तुम वो मौका गवा चुकी हो, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। और ये कहते हुए हीटियन अपने मास्टर के साथ वहाँ से निकल गया था। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 1.5 घंटा पूरा होने में सिर्फ 8 मिनट ही बचे थे, जिसकी वजह से बाईचैंग की परेशानी भी वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। पर तभी अचानक ही वहाँ पे डिमोनिक क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे किसी कल्टीवेटर का पीछा करते हुए उसे वहाँ पे ढूंढ रहे थे। पर तभी अचानक ही वहाँ पे जुआन नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स के सामने आते हुए कहता है, तुम लोगों को मुझे यहाँ पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ गया हूँ। उस लड़के जुआन को देखकर वहाँ पे बाईचैंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि ये वही लड़का है जिसे तुम्हें अपना डिसेबल बनाते हुए अपने सेक्ट में शामिल करना है, जो देखकर तो बाईचैंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और तब तक वहाँ पे जुआन और उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। पर हम देखते हैं कि जुआन काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी। और असल में ये डिमोनिक क्लैन के कल्टीवेटर्स जुआन की फैमिली से उनकी सीक्रेट टेक्निक चुरा कर भाग रहे थे। और जैसे जुआन वहाँ पे इन सभी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी अचानक ही वहाँ पे डिमोनिक क्लैन के मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए जुआन को वहाँ पे अपने इल्यूजन में ट्रैप कर दिया था। और डिमोनिक क्लैन का वो मास्टर वहाँ पे जुआन की जान ले पाता उससे पहले ही बाईचैंग बीच में आते हुए उसे कहता है, चुपचाप पीछे हट जाओ, अगर तुमने उसे हाथ लगाने की भी गलती की तो तुम से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वो सभी डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे बाईचैंग को इग्नोर करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर बाईचैंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सिस्टम की मदद से उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगता है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी के सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स वहाँ पे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाईचैंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करते हुए जुआन को लेकर अपने सेक्ट में आ जाता है, और खुद को वहाँ पे उस जगह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर जुआन काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। तभी बाईचैंग जुआन को अपने सेक्ट में शामिल होने की ऑफर देता है, जिसे जुआन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी कबूल कर लिया था, क्योंकि बाईचैंग उसकी नजरों में एक ग्रेट मास्टर से कम नहीं था। और जुआन के उसके सेक्ट में शामिल हो जाने की वजह से बाईचैंग की सिस्टम भी उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहती है। लेकिन जुआन बहुत ही ज्यादा घमंडी था, क्योंकि जैसे ही बाईचैंग उसके पास को अवेकन करने के लिए उसे छूने की कोशिश करता है, तो वो बाईचैंग को खुद को छूने ही नहीं देता, जो देखकर बाईचैंग उससे कहता है कोई बात नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। पर जुआन का बाईचैंग के ऊपर ट्रस्ट लेवल बहुत ही ज्यादा कम था, जो देखकर उसकी सिस्टम बाईचैंग से कहती है कि अगर तुमने इसके ट्रस्ट लेवल को 100% कर दिया तो उसके रिवार्ड में मैं तुम्हें एक हैमली सोर्ड दूंगी। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग भी खुश होते हुए इसके लिए मान जाता है, और ये सोचकर बाईचैंग अपने सेट की दोनों पावरफुल टेक्निक्स जुआन को भी सीखने के लिए दे देता है। पर जुआन को वो बुक्स देने के बावजूद भी उसका ट्रस्ट लेवल सिर्फ 1% ही बढ़ता है। ये देखकर बाईचैंग उसका ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर भेज देता
है, जहाँ जुआन का सामना अपनी एक डिमोनिक रूप के साथ होता है और यही जुआन का सबसे बड़ा डर था, जिससे वो आज तक किसी तरह से बचते हुए आ रहा था। और तभी अचानक ही वहाँ पे उसका डिमोनिक रूप उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जुआन भी यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर था। वो अपने डिमोनिक रूप के साथ फाइट करते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन उसका डिमोनिक रूप उसे वहाँ पे उकसाते हुए बस यही कहे जा रहा था, मेरी बात मान लो और एक डीमन बनते हुए मेरे रास्ते पे चलो। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक डीमन बनने के बाद तुम्हें क्या क्या मिलेगा। और इसी बीच ली जुआन का वो डिमोनिक रूप मौके का फायदा उठाते हुए अपना डिमोनिक और ली जुआन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, ताकि ली जुआन पूरी तरह से एक डीमन बन जाए। पर बाई चेंग जो कि बाहर बैठे ये सब देख रहा था, वो अचानक अपने कल्टीवेशन रूम को बंद करते हुए ली जुआन को बाहर ले आता है, जहाँ अपने उस डिमोनिक रूप के साथ फाइट करके ली जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पर वहाँ पे ली जुआन को बाई चेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका ट्रस्ट लेवल भी वहाँ पे बाई चेंग से कम होते हुए 1% पे आ गया था, क्योंकि आज तक ली जुआन अपनी जिस तरह से भागते हुए आ रहा था, बाई चेंग ने ली जुआन का सामना उसी से करवा दिया था, जो कि ली जुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी यूशेंग वहाँ पे उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मास्टर तो तुम्हें यहाँ पे ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि फ्यूचर में कोई तुम्हारे डर का गलत फायदा ना उठा ले। और यूशेंग की बातों का यहाँ पे ली जुआन के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर हो रहा था, क्योंकि अब उसका ट्रस्ट लेवल 1% से बढ़ते हुए डायरेक्ट 15 पे आ गया था। वही ली जुआन को समझाने के बाद यूशेंग खुद भी अपनी प्रैक्टिस के लिए उस कल्टीवेशन रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ उसका सामना अपने अंकल के साथ हो रहा था, जहाँ यूशेंग का अंकल इमोशनली तौर पे उसके ऊपर अत्याचार करते हुए उसकी सुप्रीम बॉडी की हर एक बूंद को तोड़ता जा रहा था। लेकिन अब यूशेंग भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वो अचानक ही वहाँ पे अपने डर पे काबू पाते हुए अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर्स का यूज करके अपने अंकल को वहाँ पे एक झटके में हरा देता है। और ली जुआन जो कि बाहर बैठा हुआ बाई चेंग के साथ ये सब देख रहा था, उसे भी अब कल्टीवेशन रूम का सारा मजरा समझ आ गया था, जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट लेवल भी वहाँ पे बाई चेंग के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि अब डायरेक्ट वहाँ पे 50% पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से बाई चेंग भी वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी ली जुआन बाई चेंग को वहाँ पे उसकी पावर को भी अवेकन करने के लिए कहता है, जिसपे बाई चेंग उसे कहता है कि अभी तुम्हारी फिजिकल बॉडी इस काबिल नहीं है कि मैं तुम्हारी पावर को अवेकन कर सकूं, इससे तुम्हारी मेडिटेंस भी डैमेज हो सकती है। बाई चेंग की ये बात सुनकर ली जुआन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक ही उसका ट्रस्ट लेवल वहाँ पे 50 से गिरते हुए डायरेक्ट 1% पे आ गया था। ये देखकर बाई चेंग गुस्से से उसे किक मारते हुए अपने स्पिरिचुअल रियलम के अंदर भेज देता है, जो देखकर बाई चेंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और तुम्हें इन 3 घंटों के अंदर अंदर ली जुआन के ट्रस्ट लेवल को 90% से ऊपर ले जाना होगा। जिसपे बाई चेंग भी गुस्से से अपनी सिस्टम से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे ऐसा घमंडी डिसेबल नहीं चाहिए। लेकिन बाई चेंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि अभी ली जुआन को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट लेवल 1% पे है और अगर ये ट्रस्ट लेवल 1% से भी कम हो गया तो ली जुआन पूरी तरह से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर तो बाई चेंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल रियलम के अंदर ली जुआन की डिमोनिक फॉर्म दोबारा वहाँ पे उसके पास आते हुए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगी थी। पर तभी अचानक ही हम देखते हैं कि बाई चेंग अपनी सिस्टम की पावर्स की मदद से एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से ली जुआन को अपने स्पिरिचुअल रियलम से बाहर ले आता है। और जैसे ही ली जुआन वहाँ से बाहर आता है तो उसका ट्रस्ट लेवल वहाँ पे एक बार फिर से बढ़ते हुए डायरेक्ट 60 पे आ गया था, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे वहाँ पे बाई चेंग के ऊपर यकीन होने लगा था कि उसका मास्टर उसे किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी बाई चेंग उसे कहता है कि अब तुम मेरे डिसेबल हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत भी मेरी है। इवन अब तुम्हें अपने उस डिमोनिक रूप से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें एक डीमन नहीं बनने दूंगा। बाई चेंग की ये सारी बातें सीधा वहाँ पे ली जुआन के दिल पे लग रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका ट्रस्ट लेवल बाई चेंग के ऊपर और ज्यादा बढ़ते हुए डायरेक्ट 89 पे आ गया था। इवन अब वो वहाँ पे अपने पहले की हुई गलती के लिए भी बाई चेंग से माफी मांगने लगा था। और जैसे वहाँ पे ली जुआन का ट्रस्ट लेवल 90 से ऊपर होता है तो बाई चेंग की सिस्टम ओपन होते हुए उसे कांग्रेट्स कहती है और उसी के साथ साथ उसे रिवार्ड के तौर पर एक हेवनली सोर्ड टेक्निक भी दे दी थी, जिसे बाई चेंग सीधे ली जुआन को ही दे देता है, जिसके लिए ली जुआन भी वहाँ पे बाई चेंग का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ली जुआन वहाँ पे बाई चेंग से एक वेपन की भी मांग करता है। ली जुआन की ये बात सुनकर बाई चेंग भी सोच में पड़ गया था कि अब वो इसे कौन सा वेपन दे, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे उस कुल्हाड़ी के ऊपर पड़ती है और बाई चेंग ने ली जुआन को वहाँ पे वही कुल्हाड़ी ही दे दी थी और ली जुआन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी उस कुल्हाड़ी को ले लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, में एक और क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ एल्डर्स अपनी क्वीन से एक पेपर के ऊपर साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्वीन बहुत ही एटीट्यूड से उन सभी को वहाँ पे मना कर देती है और क्वीन को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर वो सभी एल्डर्स भी डरते हुए वहाँ से भाग गए थे। तभी वहाँ पे एक और मिस्टीरियस लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कोर्टून में उस क्वीन से कहती है, तुम्हारा एटीट्यूड तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली जुआन ने बाई चेंग की मदद से अपने डिमोनिक रूप के ऊपर पूरी तरह से काबू पाते हुए उसे शांत करवा दिया था। और क्योंकि ऐसा करने में ली जुआन की बाई चेंग ने मदद की थी, तो इसलिए ली जुआन का ट्रस्ट लेवल भी अब बाई चेंग के ऊपर 100% हो गया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें एक रॉयल क्लैन का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोग आज यहाँ पे क्वीन के पास एक प्रपोजल लेकर आए हुए थे, लेकिन क्वीन को उन लोगों का वो प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए क्वीन गुस्से से उन सभी को वहाँ पे डांटते हुए भगा देती है, जिनके जाते वहाँ पे एम्परर जुआन वू
नाम की एक लड़की आती है और असल में रॉयल क्लैन की एम्परर जुआनवू ही थी। उसने क्वीन को जानबूझ के अपनी जगह पे बिठाया हुआ था। जुआनवू वहाँ पे उस क्वीन की तारीफ करते हुए कहती है मानना पड़ेगा, तुम्हारा एटीट्यूड तो बिल्कुल एक एम्परर की तरह ही हो गया है। जिसपे वो क्वीन भी एम्परर जुआनवू को ग्रीट करते हुए कहती है, एम्परर ये सब तो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने ही मुझे अपनी ये पोजीशन दी जिसकी वजह से मेरे अंदर भी सेम एक एम्परर वाला एटीट्यूड आ गया। पर अगर आपको मेरा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिसपे जुआनवू उससे कहती है नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने ही तो तुम्हें एम्परर बनाया है। और अभी जुआनवू वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक उसकी तबीयत वहाँ पे खराब होने लगती है, जो देखकर वो क्वीन भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, एम्परर लगता है आपका वो कर्स एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है और आपका ये कर्स तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कर्स बहुत ही जल्द आपकी जान ले लेगा, इसलिए अब आपको जल्द से जल्द अपने इस कर्स का इलाज करवाना होगा। आपको हार नहीं माननी चाहिए, इस दुनिया में कोई तो ऐसा पर्सन मौजूद होगा जो कि आपके इस कर्स को ठीक कर सकेगा। क्वीन की ये बात सुनते ही जुआनवू अपने पास्ट में चली गई थी, जहाँ आज से कुछ साल पहले उसके पिता ने भी यही बात की थी, लेकिन आखिर में उसके पिता ने उसे धोखा दे दिया था। और ये सब याद करते हुए बेचारी जुआनवू वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके अपने उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे और उन सब के रहते वो कभी भी अपना इलाज नहीं करवा सकती थी। ऊपर से उसे क्लैन का एम्परर बना दिया गया था ताकि वो चाहकर भी अपने इलाज के लिए बाहर ना निकल सके। जबकि जुआनवू ने बहुत ही चालाकी से अपनी जगह क्वीन को बिठा दिया था ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो कि एम्परर जुआनवू कहीं गायब हो गई है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जुआनवू को ही देखते हैं जो कि अपनी फ्लाइंग बोट से उल्टे हुए अपने कर्स को ठीक करने के लिए निकल चुके थे, और हो ना हो इसका इलाज भी हमारा हीरो बाईचेंग ही करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बाईचेंग के इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीना कल्टीवेशन रूम के अंदर कल्टीवेट करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लीना की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो देखकर कल्टीवेशन रूम के बाहर खड़े हुए उसके सभी साथी वहाँ पे लीना के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और वो सभी लोग वहाँ पे लीना की तारीफें करते हुए कह रहे थे कि लीना वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इवन अगर आज उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो वो हम सभी से आगे निकल जाएगी। लेकिन प्रेस वहाँ पे उन सभी की बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि लीना जितनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करती है उसकी हार्ड प्रैक्टिस के सामने उसका ये ब्रेक थ्रू कुछ भी नहीं है। प्रेस की ये बात सुनकर बाईचेंग थोड़ा गुस्से से अपने मन में कहता है, आखिर कैसे अजीब से लोगों के साथ मेरा पाला पड़ा है जो कि किसी भी हालत में खुश नहीं होते। और अभी बाईचेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक कल्टीवेशन रूम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलते हुए ऊपर आसमान में जाने लगता है, और इसी बीच जुआनवू की फ्लाइंग बोट भी उड़ते हुए बाईचेंग की इमोर्टल सेट के पास आ चुकी थी, और लीना की बॉडी से निकलते हुए उस पावरफुल ऑरा को जुआनवू ने भी वहाँ पे देख लिया था। और इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखकर जुआनवू थोड़ा खुश होते हुए अपने मन में कहती है, ये कैसा पावरफुल ऑरा है, मुझे जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए और हो सकता है वहाँ पे मुझे अपने कर्ज का इलाज भी मिल जाए। और ये सोचकर जुआनवू अपनी फ्लाइंग बोट को उसी तरफ बढ़ा देती है जहाँ से वो पावरफुल ऑरा निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाईचेंग की सिस्टम भी वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि यहाँ आसपास में एक डिसेबल मौजूद है, जिसे तुम्हें किसी भी हालत में अपने सेट में शामिल करना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में फेल हो जाते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। अपनी सिस्टम की ये धमकी सुनकर बाईचेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सिस्टम के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाईचेंग की सिस्टम उसे कहती है, पर अगर तुम उस डिसेबल को अपने सेट में शामिल करने में कामयाब हो जाते हो तो उसके बदले में तुम्हें एक सुतरा पवेलियन हाउस दिया जाएगा, जो कि तुम्हारे और तुम्हारे डिसेबल्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। उस रिवार्ड के बारे में सुनकर अचानक बाईचेंग का गुस्सा भी वहाँ पे शांत हो जाता है, और उसी के साथ साथ बाईचेंग ने खुशी खुशी सिस्टम की तरफ से मिले हुए स्टार्स को भी एक्सेप्ट कर लिया था। पर बाईचेंग वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए कहता है, लेकिन मैं उस डिसेबल को ढूंढूं कहाँ, जबकि सिस्टम के मुताबिक वो यहाँ पे कहीं आसपास ही है। वहीं बाईचेंग अभी वहाँ पे सब के बारे में सोच ही रहा था कि इसी भी यूशंग भी अपनी कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेशन रूम के अंदर चला जाता है, और आज यूशंग ने भी यहाँ पे ठान ली थी कि वो अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर को बढ़ाते हुए आज यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके रहेगा। इस वजह से सेम लीना की तरह ही उसकी बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो कि उस कल्टीवेशन रूम से होता हुआ सीधे ऊपर आसमान में जा रहा था। पर इसी बीच जुआनवू की फ्लाइंग बोट गलती से वहाँ आ पहुंचती है, जिससे यूशंग का वो पावरफुल ऑरा टकरा जाता है, और जैसे यूशंग का वो पावरफुल ऑरा उस फ्लाइंग बोट के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जुआनवू की वो फ्लाइंग बोट एक ब्लास्ट के साथ वहाँ से नीचे गिरने लगी थी, जो देखकर यूशंग के साथी डिसेबल्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे यूशंग के पावरफुल ऑरा की वजह से ऊपर आसमान में कोई तारा टूट गया है, जो कि ऊपर आसमान से होते हुए नीचे गिर रहा है। और ये देखकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो स्टार उनके सेट के साथ टकराते ही उनके पूरे सेट को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे ही वो फ्लाइंग बोट वहाँ से नीचे आ गिरती है तो वहाँ पे एक बार फिर से ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से बाईचेंग के सेट में बने हुए छोटे मोटे घर भी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, जो देखकर हीटियन जल्दी से उसी तरफ भागकर जाते हुए कहता है, ये सब क्या हो गया, अब मैं रहूंगा कहाँ पे। और ये कहकर जैसे हीटियन वहाँ से आगे बढ़ते हुए उस बोट के पास जाता है तो अचानक जुआनवू वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देती है, और खुद जुआनवू अपनी सोर्ड लेकर बाहर आते हुए उन सभी डिसेबल से कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी फ्लाइंग बोट के अंदर घुसने की। अब अगर यहाँ पे तुम में से किसी ने भी मेरी फ्लाइंग बोट के पास आने की हिम्मत भी की तो मैं उसे यहीं पे मौत के घाट उतार दूंगी। जुआनवू की ये बात सुनकर हीटियन गुस्से से उसे कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, भला मैं तुम्हारी इस बेकार सी बोट में क्यों जाऊंगा, उल्टा तुम्हारी इस बेकार सी बोट ने यहाँ पे गिरते हुए मेरे घर को तबाह कर दिया है, अब मैं रहूंगा कहाँ पे। और अभी हीटियन गुस्से से जुआनवू को खड़ी खोटी सुना ही रहा था कि तभी अचानक वो जुआनवू के उस अटैक की वजह से वहीं पे गिर जाता है, जो देखकर जुआन को वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद इस लड़के ने हीटियन के ऊपर अटैक करते
करते हुए इसे यहाँ पे बेहोश कर दिया है। इसलिए ली जुआन अपने साथी का बदला लेने के लिए ओसिस जुआन वो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जुआन वो ने तो वहाँ पे एक ही झटके में ली जुआन को हराते हुए वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और वहाँ पे अपने दो साथियों की ऐसी हालत देखकर प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी लकड़ी से बनी हुई सोड को लेकर ओसिस जुआन वो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे ही सेक्ट में आकर हमारी डिसेबल्स को हर्ट करने की, इसकी सजा अब तुम्हें मिल के रहेगी। और ये कहकर प्रिंस जैसे जुआन वो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उल्टा जुआन वो नहीं अपनी सोड से उसकी लकड़ी से बनी हुई सोड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे तोड़ दिया था। और बेचारा प्रिंस वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले जुआन वो उसके फेस के ऊपर एक किक मारते हुए उसे भी वहाँ पे पीछे अपने साथियों के पास फेंक देती है, जो देखकर जुआन वो वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेवकूफ कहेंगे, तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग जिस फाउंडेशन बिल्डिंग रियाला में होते हुए मुझे हरा लोगे? क्या तुम लोगों में इतनी भी समझ नहीं है कि सामने वाले की पावर देखकर उसके साथ मुकाबला करना चाहिए, ना कि बेवकूफी की तरह बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और अभी जुआन वो वहाँ पे इसी तरह से उनका मजाक उड़ा ही रही थी कि तभी वहाँ पे लीना और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो देखकर जुआन वो कॉल टोन में उन सभी से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम सभी को एक साथ देखकर डर जाऊंगी? तुम लोग चाहे अपनी पूरी आर्मी को लेकर ही मेरे सामने क्यों ना आ जाओ, फिर भी मैं बिना डरे तुम्हारी पूरी आर्मी को ही यहाँ पे खत्म कर दूंगी। पर अभी जुआन वो वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी वो सभी डिसेबल्स उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जुआन वो वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले ही उन सभी ने मिलकर जुआन वो को वहाँ पे धोना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम बाई चैंग को देखते हैं, जो कि उसी डिसेबल की तलाश में अपने सेट के आउटर एरिया में आ गया था, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसे वो डिसेबल कहीं भी नहीं मिल रहा था। इवन अब तो बाई चैंग उसे वहाँ पे ढूंढते ढूंढते पूरी तरह से थक चुका था, जो देखकर उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि तुम जिस डिसेबल को यहाँ पे ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हारे सेट में पहुंच चुकी है और तुम्हारे बाकी सभी डिसेबल्स मिलकर उसे वहाँ पे मार रहे हैं। अगर वो लोग इसी तरह से उसे मारते रहे तो उसकी हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जाकर उसे बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सेट में शामिल होने से पहले ही मारी जाए। अपने सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वापस अपने सेट में आ जाता है, जहाँ पे उसके सभी डिसेबल्स अभी भी जुआन वो को वहाँ पे बुरी तरह से पीटे जा रहे थे, जो देखकर बाई चैंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे रुकने के लिए कहता है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर उसके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे रुक गए थे, जो देखकर बाई चैंग वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को डांटते हुए कहता है, ये कैसा तरीका है अपने सेट में आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी करने का? क्या यही सब मैंने तुम लोगों को सिखाया है? और ये कहकर बाई चैंग आगे बढ़ते हुए जुआन वो की इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। और जब बाई चैंग को पता चलता है कि असल में ये लड़की रॉयल फैमिली की एक एम्परर है, तो ये देखते ही बेचारे बाई चैंग की आवाज वहाँ पे टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर एम्परर को गुस्सा आ गया तो वो यहाँ पे उसके साथ साथ उसके पूरे सेट को ही खत्म कर देगी। इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे खुद को संभाल कर अपने डिसेबल्स को डांटते हुए कहता है, तुम सभी लोग वाकई बेवकूफ हो, हमारे सेट में खुद एक एम्परर आई है और तुम लोगों ने यहाँ पे उनका स्वागत ऐसे किया है। बाई चैंग के मुंह से अपने बारे में सुनकर जुआन वो को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं एक एम्परर हूँ? मुझे लगता है मेरे सामने खड़ा ये पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं है, ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है जिसने सिर्फ मुझे देखकर ही मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। अगर ये पर्सन सच में उतना ज्यादा पावरफुल है जितना मैं सोच रही हूँ तो ये पर्सन तो मेरे कष्ट को भी ठीक कर सकता है। और ये सोचकर ही जुआन वो वहाँ पे थोड़ा खुश होते हुए बाई चैंग से पूछती है कि आप कौन है और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? जिसपे बाई चैंग की बजाय प्रिंस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हमारे मास्टर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जिनके पास इस दुनिया भर का नॉलेज है। इवन वो किसी को भी एक नजर देखकर ही उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और इसी तरह प्रिंस वहाँ पे बाई चैंग की तारीफों के पुल बांधने लगा था, लेकिन बाई चैंग उसे वहाँ पे रोकते हुए अपने बाकी सभी डिसेबल से कहता है, मेरी तारीफ छोड़ो और तुम लोग जल्दी से जाकर एम्परर की फ्लाइंग बोट को ठीक करने का इंतजाम करो। और ये कहकर बाई चैंग जुआन वो को लेकर अपने रूम में आ गया था। वही रूम के अंदर आती जुआन वो वहाँ पे बाई चैंग को ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर अब तक तो आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चल ही गया होगा और अगर आप सच में एक इमोर्टल है तो आपके पास जरूर मेरी बीमारी का इलाज भी होगा, क्योंकि एक इमोर्टल कल्टीवेटर के पास मेडिकल की भी काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है। प्लीज मुझे बताइए क्या आप मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं? जुआन वो की सारी बातें सुनकर बाई चैंग अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो परेशान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर इसे मैं कैसे बताऊं कि मैं कोई इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई नॉलेज है, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। पर ये सब मैं इसे बताकर अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकता, इसलिए कुछ भी करके मुझे इसे यहाँ पे इम्प्रेस करना होगा ताकि ये मेरे सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। और अभी बाई चैंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो जुआन वो को लेकर जल्दी से अपने कल्टीवेशन रूम के पास आ जाता है और वो जुआन वो से कहता है कि तुम्हारी जो भी परेशानी है वो इस कल्टीवेशन रूम के अंदर जाने के बाद खत्म हो जाएगी। बाई चैंग की ये बात सुनकर जुआन वो वहाँ पे एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप मेरे साथ कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर इमोर्टल कल्टीवेटर्स इसी तरह से इलाज करते हैं। और ये कहकर जुआन वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उस कल्टीवेशन रूम के अंदर चली जाती है। और जैसे जुआन वो उस कल्टीवेशन रूम के अंदर जाती है तो बाई चैंग उस कल्टीवेशन रूम का दरवाजा बंद करते हुए जल्दी से उस तालाब के पास आ जाता है ताकि उस कल्टीवेशन रूम के अंदर क्या हो रहा है वो सब देख सके और जुआन वो के बारे में पता लगा सके कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जुआन वो उस रूम के अंदर जाती है तो उसके पिता भी वहाँ पे उसके सामने आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे जुआन वो को देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, जुआन वो मेरी बच्ची मेरे पास आओ और मुझे तुम्हारी बीमारी को ठीक करने दो, जैसे मैंने तुम्हारी बाकी बहन भाइयों की बीमारी को ठीक किया था। देखो कैसे वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अमर होकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं बेचारी जुआन वो तो अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी, जो देखकर उसका पिता वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उसे कहते, जुआन
जुआन वो मेरी बच्ची, तुम इस तरह से मुझसे डर क्यों रही हो? अगर तुम इस तरह से मुझसे डरती रही तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? अब डरो मत और जल्दी से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा ब्रेक थ्रू करने का समय आ चुका है और ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी पावर्स को ऑब्जर्व करना होगा, जैसा मैंने बाकी तुम्हारी बहन भाइयों के साथ किया था। और तुम हमेशा मुझसे पूछा करती थी ना कि वो कस तुम्हारी बॉडी के अंदर कैसे आया, तो मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें उसके बारे में बता ही देता हूँ। वो कस मैंने ही तुम्हारी और तुम्हारे बहन भाइयों की बॉडी के अंदर डाला था, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुम बहन भाइयों की जान लेते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर सको। ये कस जितना ज्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर फैलेगा वो मुझे उतनी ज्यादा पावर्स देगा, और अब तुम्हारे बाकी बहन भाइयों की तरह तुम्हारा भी बनने का वक्त आ चुका है। अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर जुआन वो को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक अपनी सूट को बाहर निकालकर अपने फादर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और गुस्से से अपने फादर से कहती है कि तुम बाप नहीं बल्कि एक कसाई हो, जो कि पावर की भूख में अपने ही बच्चों को मार रहा है, पर आज मैं भी तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे किए हुए गुनाहों की सजा दे के रहूंगी। पर उसका पिता उल्टा वहाँ पे उसके अटैक को रोकते हुए उसे एक पंच मारकर वहाँ से पीछे गिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही दम है? मुझे तो लगा था कि मेरे कर्ज के साथ अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गई होगी, लेकिन तुम तो अपने बाकी बहन भाइयों से भी ज्यादा कमजोर निकली। अपने पिता की ये बात सुनकर जुआन वो को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अचानक उसने आगे बढ़ते हुए अपनी सोड वहाँ पे सीधा अपने पिता की बॉडी के आर पार घुसा दी थी। पर उसका पिता तो वहाँ पे अपनी स्पिरिट फॉर्म में था, इसलिए उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए अपनी बेटी जुआन वो से कहता है, देखा, इसे कहते हैं रियल पावर, अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे मार पाओ। अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर जुआन वो का गुस्सा वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उस कल्टीवेशन रूम के अंदर ही वहाँ पे एक बार फिर से उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जुआन वो की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर बाईचैंग की सिस्टम उसे वहाँ पे अलर्ट करते हुए कहती है, जल्दी से जाकर रोको उसे, अगर एक बार उसका कर्स पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो गया तो फिर उसे ठीक कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने उस कल्टीवेशन रूम की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही बाईचैंग वहाँ पे उस कल्टीवेशन रूम के अंदर आता है तो जुआन वो को वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे उसका फादर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे बाईचैंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देती है, जो देखकर बाईचैंग भी खुद से ही कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है, जो ये इस तरह से पागलों की तरह मेरे ऊपर ही अटैक किए जा रही है, जबकि मैं तो यहाँ पे इसकी जान बचाने के लिए आया हूँ। और तभी अचानक ही बाईचैंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे कहती है, तुम्हें मार खाते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और अब तुम्हें यहाँ पर तब तक जुआन वो की मार खानी होगी जब तक जुआन वो वापस अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं पा लेती। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग को गुस्सा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं था कि वो अपनी सिस्टम के ऊपर गुस्सा कर सके, क्योंकि जुआन वो वहाँ पे अपनी सोड लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो देखकर तो बेचारे बाईचैंग की भी फटकी हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसे वहाँ पे अपने सिस्टम कार्ड के बारे में याद आता है, जिसकी मदद से वो किसी के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर सकता था। लेकिन जैसे ही बाईचैंग वहाँ पे अपने सिस्टम कार्ड को बाहर निकालता है तो जुआन वो ने अपनी सोड की मदद से उसके कार्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसके कार्ड को ही बीचों बीच काट दिया था। मुझे लगता है आज ये लड़की मुझे यहाँ पे मार के रहेगी, मैं बेचारा कहाँ फंस गया। इसे ही कहते हैं ना मैं इधर का रहा ना उधर का, क्योंकि बाईचैंग की सिस्टम ने उस कल्टीवेशन रूम से बाहर निकलने वाला दरवाजा भी बंद कर दिया था। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जुआन वू नाम की एक लड़की जो कि असल में एक एम्परर थी, वो गलती से बाईचैंग के हिडन इमोर्टल सेक्ट में आ गई थी, जहां बाईचैंग ने भी उसकी बॉडी के कर्स को ठीक करने के लिए उसे अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर भेज दिया था। लेकिन हमने देखा था कि कल्टीवेशन रूम में जाने के बाद जुआन वू का सामना अपने ही पिता के साथ होता है, जिसने अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए पहले ही अपने काफी सारे बच्चों की कुर्बानी दी थी। और जुआन वू को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। अपने पिता की सारी बातें सुनकर जुआन वू का कर्स वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, जो देखकर बाईचैंग की सिस्टम जल्दी से बाईचैंग को वहाँ पे जुआन वू की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन जब बाईचैंग जुआन वू की मदद करने के लिए उस कल्टीवेशन रूम के अंदर पहुंचा था तो जुआन वू ने उसे वहाँ पे अपना पिता समझकर उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाईचैंग किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए कल्टीवेशन रूम से बाहर आ गया था। लेकिन क्योंकि जुआन वू का कर्स वहाँ पे उसके ऊपर हावी हो चुका था, इसलिए जुआन वू कल्टीवेशन रूम से बाहर आने के बावजूद भी लगातार वहाँ पे बाईचैंग के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जो देखकर बाईचैंग वहाँ पे अपनी सिस्टम से मदद मांगता है। बाईचैंग की ये बात सुनकर उसकी सिस्टम ने भी वहाँ पे उसके ऊपर रहम दिखाते हुए जुआन वू के कर्स को वहाँ पे शांत करवा दिया था। और जुआन वू को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके कर्स को बाईचैंग ने ठीक किया है, इसलिए वो बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी थी। और इसी के साथ साथ जुआन वो वहाँ पे बाईचैंग के सेट को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गई थी। इवन उसका ट्रस्ट भी बाईचैंग के ऊपर बढ़ते हुए 80% पे पहुंच चुका था, जो देखकर बाईचैंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ बाईचैंग वहाँ पे काफी ज्यादा कुछ भी दिखाई दे रहा था। और तभी बाईचैंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे कांग्रेट्स कहती है, क्योंकि जुआन वो को अपने सेट में शामिल करके बाईचैंग ने सिस्टम का ये टास्क भी पूरा कर लिया था। और उसी के साथ बाईचैंग की सिस्टम उसे वहाँ पे रिवार्ड के तौर पर एक सुथरा पवेलियन हाउस भी देती है। अपनी सिस्टम की
की ये बात सुनकर बाईचंग वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन जब बाईचंग की नजर उस सुतरा पवेलियन हाउस के ऊपर पड़ती है तो वो तो बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। ये देखकर तो बेचारे बाईचंग की सारी खुशी और एक्साइटमेंट एक ही झटके में खत्म हो गई थी। जो देखकर बाईचंग की सिस्टम वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह से उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार इस सुतरा पवेलियन हाउस को अंदर से जाके चेक तो करो। अपनी सिस्टम की बात मानकर बाईचंग भी वहाँ पे सुतरा पवेलियन हाउस के अंदर आ गया था। और जब बाईचंग उस पवेलियन हाउस के अंदर आता है तो वो पवेलियन हाउस अंदर से वाकई काफी ज्यादा बड़ा था, जहाँ पे लाखों की तादाद में कल्टीवेशन बुक्स और टेक्निक्स रखी हुई थी। जो देखकर बाईचंग की सारी खुशी वहाँ पे एक बार फिर से वापस आ गई थी। लेकिन जब बाईचंग वहाँ पे रखी हुई बुक्स को चेक करता है तो वो तो सभी की सभी बुक्स खाली थी। जो देखकर बाईचंग को वहाँ पे एक बार फिर से अपने सिस्टम के ऊपर गुस्सा आने लगा था। तभी उसकी सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि अगर तुम इन सभी बुक्स के अंदर लिखी हुई टेक्निक को वापस लाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें और छोटे छोटे टास्क को पूरा करना होगा। जैसे जैसे तुम टास्क पूरा करते जाओगे वैसे वैसे ये टेक्निक्स भी वापस आने लगेगी। अपने सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचंग एक्साइटेड होते हुए अपनी सिस्टम से पूछता है, कौन सा टास्क है, जल्दी बताओ मुझे, मैं अभी के अभी उसे पूरा करके वापस आता हूँ। जिसपे बाईचंग की सिस्टम उसे उस टास्क के बारे में बताते हुए कहती है कि आपको अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए घोस्ट क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। और हाँ, अगर आप इस टास्क को पूरा करने में फेल हो गए तो आपको सजा के तौर पर मैं 3 दिन के लिए कल्टीवेशन रूम के अंदर बंद कर दूंगी। और कल्टीवेशन रूम के अंदर आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अपने सिस्टम के इस टास्क के बारे में सुनकर बाईचंग गुस्से से अपने सिस्टम से कहता है कि रहने दो तुम, मुझे ये टेक्निक्स चाहिए ही नहीं। और ये कहकर जैसे ही बाईचंग वहाँ से वापस जाने लगता है तो तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है, जो कि बाईचंग के पीछे पीछे उसी पवेलियन हाउस के अंदर आ चुके थे। लेकिन वो भी वहाँ पे उन सभी बुक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये सभी की सभी बुक्स यहाँ पे इस तरह से खाली क्यों है। लेकिन हेटियन वहाँ पे उन सभी को बताता है कि हो ना हो इन सभी टेक्निक बुक्स के ऊपर मास्टर ने कोई स्पेल कास्ट किया होगा ताकि ऐसे यहाँ पे कोई भी आकर इन बुक्स को ना पढ़ सके। हेटियन की ये बात सुनकर वहाँ पे बाकी सभी को भी ऐसा ही लगने लगा था। और बाईचंग जो कि ऊपर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो अपने डिसेबल्स की सारी बातें सुनकर परेशान होते हुए कहता है, लो एक बार फिर से आगे मुझे परेशान करने के लिए। वहीं बाईचंग के सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपने मास्टर को देखकर उससे हाई लेवल टेक्निक्स की मांग करने लगे थे। पर बाईचंग किसी भी हालत में घोस्ट क्लैन के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कल्टीवेशन रूम के अंदर ही जाने का डिसाइड करता है। लेकिन अभी भी बाईचंग कल्टीवेशन रूम के अंदर जाने से बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कल्टीवेशन रूम के अंदर उसकी क्या हालत होने वाली है। और एक बार के लिए तो वो खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कल्टीवेशन रूम के अंदर जाता भी है। लेकिन जैसे ही वो कल्टीवेशन रूम के अंदर अपना पाँव रखता है तो उसके सभी डिसेबल्स वहाँ पे गुस्से से उसे घूर रहे थे, जो देखकर ही बेचारे बाईचंग की हिम्मत वहाँ पे जवाब दे गई थी और वो उल्टे पाँव ही वहाँ से वापस लौट आया था। लेकिन तभी बाईचंग को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो खुद से ही कहता है क्यों ना मैं अपने डिसेबल्स की मदद से घोस्ट क्लैन के ऊपर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दूं। अब वैसे भी मेरे सभी के सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और हो सकता है हम घोस्ट क्लैन को हराने में कामयाब भी हो जाए। और ये सब सोचकर बाईचंग ने वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को इकट्ठा कर लिया था, जहाँ वो बहुत ही सीरियस होते हुए अपने सभी डिसेबल्स से कहता है कि तुम सभी ने सेट के अंदर रहकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन आज तुम सभी लोगों को मुझे दिखाना होगा कि तुम सभी लोग कितने ज्यादा ताकतवर हुए हो, क्योंकि आज हम लोग घोस्ट क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं, जिससे तुम लोगों को फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आगे चलकर तुम सभी की कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अपने मास्टर बाईचंग की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे घोस्ट क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम बाईचंग और उसके सभी डिसेबल्स को फ्लाइंग बोट से घोस्ट क्लैन की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ उन लोगों को अपने रास्ते में ही एक गाँव दिखाई देता है जहाँ घोस्ट क्लैन ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी थी। जो देखकर तो बाईचंग के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे घोस्ट क्लैन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जबकि बाईचंग घोस्ट क्लैन के आतंक को देखकर अब बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने टास्क को पूरा करने के लिए अपने डिसेबल्स की जान को खतरे में डाल दिया। खैर उसके बाद बाईचंग के सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे नीचे आते हुए डायरेक्टली वहाँ पे घोस्ट क्लैन के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर घोस्ट क्लैन के एक एल्डर ने भी उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए अपने लोगों को आदेश दे दिया था। अपने एल्डर की ये बात सुनकर उसके लोग भी वहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए बाईचंग के डिसेबल्स को रोकते हुए उनके साथ फाइट करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि बाईचंग के सभी डिसेबल्स अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से घोस्ट क्लैन के लोगों के साथ फाइट करते हुए उनके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में वहाँ पे लीना दिखाई दे रही थी। वो अपनी पावर का यूज करते हुए घोस्ट क्लैन के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ रही थी। और तभी वो वहाँ पे घोस्ट क्लैन के उस एल्डर के पास आकर उसे कहती है, आज मैं तुमसे अपनी माता पिता की मौत का बदला लेके रहूंगी। और ये कहकर लीना ने अचानक ही वहाँ पे घोस्ट क्लैन के उस एल्डर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर लीना से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो वहाँ पे लीना के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था और साथ साथ उसे ये भी कह रहा था, मुझे तुम्हें तुम्हारे माता पिता के साथ ही मार देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें भी अपने माता पिता के पास वापस भेज देता हूँ। उस एल्डर की सारी बातें सुनकर लीना को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक लीना ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से उस एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और आज फाइनली लीना ने उस एल्डर से अपने माता पिता की मौत का बदला ले लिया था, जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जिसने मरने से पहले पहले अपने घोस्ट क्लैन के लीडर तक ये पैगाम पहुंचा दिया था कि हमारा घोस्ट क्लैन खतरे में है, इसलिए अब आपको यहाँ पे आना होगा। और इसी के साथ उस एल्डर की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से राख में बदलते हुए गायब हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो एल्डर वहाँ पे खत्म होता है तो घोस्ट क्लैन का लीडर भी वहाँ पे पहुंच गया था, जो कि बिल्कुल वहाँ पे बाईचंग के सामने ही टेलीपोर्ट होता है। वो बाईचंग को देखकर गुस्से से अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घोस्ट क्लैन के ऊपर हमला करने की? मुझे लगता है आज फिर से लोगों को एक बार दिखाना पड़ेगा
देगा कि हमारे घोस्ट क्लैन की असल पावर क्या है और ये सबक वह बाकी सभी लोगों को तुम लोगों की मौत से दूंगा। उस घोस्ट लीडर की सारी बातें सुनकर बाईचंग, जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को भी उठा रखा था, वो उसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच बाईचंग के डिसेबल्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि उल्टा वहाँ पे उस घोस्ट लीडर को एक धमकी देते हुए कहते हैं, अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर हमारे मास्टर को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे घोस्ट क्लैन का नामो निशान ही मिटा देंगे। और ये कहकर बाईचंग के डिसेबल्स ने वहाँ पे अचानक आगे बढ़ते हुए घोस्ट लीडर के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाईचंग अपने डिसेबल्स को साफ साफ बताकर यहाँ लाया था कि वो वहाँ पे उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। खैर उसके बाद हमें बाईचंग के डिसेबल्स और उस घोस्ट लीडर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ भी लीना सबसे आगे थी, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। और होता भी क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही रात में घोस्ट क्लैन ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, जिसमें 30 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन हम देखते हैं कि घोस्ट क्लैन का वो लीडर भी काफी ज्यादा ताकतवर था। अचानक ही वो वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए बाईचंग के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था, और साथ साथ उन सभी का मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहा था कि तुम जैसे कीड़ों को क्या लगा था कि वो मेरे जैसे एक महान डीमन लीडर का सामना कर पाएंगे। और ये कहकर घोस्ट लीडर वहाँ पे उन सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर बाईचंग वहाँ पे परेशान होते हुए अपने सिस्टम से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो वरना मेरे सभी डिसेबल्स यहीं पे मारे जाएंगे। जिसपे बाईचंग की सिस्टम उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पे किसी को अपने सेक्ट में शामिल करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। अपने सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचंग वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि भला वो इस सिचुएशन में किसको अपने सेक्ट में शामिल करे। लेकिन इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे अपनी गोद में बैठे हुए लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम लिंग जी था, जिसे देखकर बाईचंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो अचानक ही लिंग जी से सवाल करते हुए पूछता है, लिंग जी क्या तुम मेरे मोटल सेट को ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन लिंग जी ने तो ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, पर अगर आप मेरे पेरेंट्स का बदला लेने में मेरी मदद करते हैं तो फिर मैं आपके सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे बाईचंग जल्दी से उसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का बदला लेने में जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। बाईचंग के ऐसा कहते लिंग जी भी उसके क्लैन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई थी, और जैसे वो बाईचंग के सेट को ज्वाइन करती है तो बाईचंग को अपने सिस्टम की तरफ से रिवार्ड के तौर पर ब्लैक ड्रैगन की पावर्स मिलती है, जिन्हें पाकर बाईचंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही घोस्ट लीडर बाईचंग के डिसेबल्स के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है, तो उससे पहले ही बाईचंग ने वहाँ पे बीच में आते हुए अपनी सिर्फ एक फिंगर से घोस्ट लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर बाईचंग वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो लगातार वहाँ पे उस घोस्ट लीडर के ऊपर अटैक किए ही जा रहा था, जिसकी वजह से घोस्ट लीडर का वहीं पे अंत हो गया था। लेकिन वो मरने से पहले बाईचंग को धमकी देकर गया था कि याद रखना हमारा घोस्ट क्लैन इतना ज्यादा छोटा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। अभी तक घोस्ट क्लैन में मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं जो कि तुमसे हमारा बदला लेके रहेंगे। खैर इसी के साथ फिलहाल के लिए तो घोस्ट क्लैन का अंत हो गया था और बाईचंग एक बार फिर से अपने डिसेबल्स की नजरों में हीरो बन गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम बीस्ट क्लैन के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि घोस्ट क्लैन के लीडर से मिलने के लिए आए हुए थे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घोस्ट क्लैन का तो नामो निशान ही मिट चुका है, और क्योंकि बीस्ट क्लैन घोस्ट क्लैन का एक गार्डियन क्लैन था इसलिए बीस्ट क्लैन घोस्ट क्लैन के अंत की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इवन बीस्ट क्लैन के मास्टर ने अपने लोगों को ये पता लगाने का आदेश भी दे दिया था कि आखिर घोस्ट क्लैन को किसने खत्म किया है। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें हिडन इमोर्टल सेट के पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब क्योंकि बाईचंग ने अपना टास्क पूरा कर लिया था तो इसलिए पवेलियन हाउस के फर्स्ट फ्लोर की सभी टेक्निक्स भी वापस लौट आई थी। लेकिन जब बेचारा बाईचंग वहाँ पे उन टेक्निक्स को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी टेक्निक समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बाईचंग को वहाँ पे एक बार फिर से अपने सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने इन टेक्निक्स को पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसकी ये सारी मेहनत उसके किसी भी काम नहीं आई। इसलिए बाईचंग गुस्से से वापस होने के लिए चला जाता है। लेकिन बेचारे बाईचंग की किस्मत में कहाँ सुकून लिखा था, क्योंकि अभी बाईचंग वहाँ पे सोया ही था कि तभी लिंग जी वहाँ पे उसका सुकून हराम करने के लिए आ जाती है, जो कि वहाँ पे बाईचंग से टेक्निक के बारे में पूछने के लिए आई थी। लेकिन बाईचंग किसी तरह से लिंग जी को अपनी बातों में उलझाते हुए उसे बहला फुसलाकर वहाँ से भेज देता है, क्योंकि वो तो खुद टेक्निक बुक्स को नहीं पढ़ पाता था तो वो लिंग जी को कैसे समझाता। और यही सब सोचते हुए बाईचंग वहाँ पे सिस्टम को बुरा भला कहने लगा था। लेकिन तभी बाईचंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए उसे बताती है कि मुझे आसपास किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर को ऑरा महसूस हो रहा है, तो अब तुम्हारा अगला टास्क उस मास्टर को अपने मिशन में शामिल करने का है। अपने सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचंग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उस मास्टर की मदद से वो अपनी भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि अपना रास्ता भटकते हुए हिडन इमोर्टल सेक्ट में ही आ गया था, और वहाँ पे मौजूद इतने सारे डिसेबल्स को देखकर उसकी भी ख्वाहिश होने लगी थी कि वो इस सेक्ट को एज अ मास्टर ज्वाइन कर ले। और बाईचंग को भी वहाँ पे इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए बाईचंग वहाँ पे अपने डिसेबल्स के पास आ गया था। और बाईचंग को देखते ही वहाँ पे उसके सभी डिसेबल्स अपनी अपनी टेक्निक्स को लेकर बाईचंग से सवाल करने लगे थे, जिनका बाईचंग अपने मन से ही गलत मूल जवाब दिए जा रहा था। और ये सब वो मास्टर भी वहाँ पे दूर से खड़ा होकर देख रहा था, और उसे वहाँ पे बाईचंग को इस तरह से अपने डिसेबल्स को गलत जवाब देते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे बीस्ट क्लैन के लोगों की एंट्री होती है, जो कि बाईचंग के इमोर्टल सेक्ट से घोस्ट क्लैन का बदला लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन बेचारे बीस्ट क्लैन के लोग ये बात कहाँ जानते थे कि बाईचंग को उसके सेट के अंदर हरा पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और जैसे बीस्ट क्लैन के वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे बाईचंग के ऊपर हमला करने के लिए एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं, तो बाईचंग ने उल्टा वहाँ पे अपने ड्रैगन से उनके ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहीं पे खत्म कर दिया था, जो देखकर वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर को भी एक झटका लगता है। और अब तक उसे जो बाईचंग के ऊपर बहुत तरह गुस्सा आ रहा था, अब वो सारा गुस्सा खुशी में बदल गया था, इसलिए वो खुशी से बाईचंग से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बेचारा वो ओल्ड मास्टर एक पत्थर के साथ टकराते हुए
सीधा वहाँ पे बाईचैंग के ऊपर ही जा गिरा था। लेकिन अचानक उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर बाईचैंग के अलावा उसके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि बाईचैंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने ओपन होते हुए बीस्ट क्लैन के लोगों को हराने के लिए उसे रिवार्ड के तौर पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन देती है, जिसे पाकर बाईचैंग वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वही वो मास्टर वहाँ पे बाईचैंग के सामने झुकते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगा था कि मैं आपके इस महान सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और बाईचैंग तो पहले से ही यही चाहता था, लेकिन वो ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाईचैंग अपने डिसेबल के तौर पर ही कहीं उसे अपने सेट में शामिल ना कर ले। जो देखकर बाईचैंग वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर से कहता है, ओके अगर आप यहाँ पे रुकना ही चाहते हैं तो आज से आप हमारे इस इमोर्टल सेट के एल्डर हैं, क्योंकि मैं आपकी नॉलेज को अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। आपकी नॉलेज वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। और अब क्योंकि बाईचैंग ने सिस्टम का ये टास्क भी पूरा कर लिया था, तो इसलिए उसे रिवार्ड के तौर पर एक स्पिरिचुअल ग्रास मिलती है, जिसका यूज वो किसी की भी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता था। वहीं वो ओल्ड मास्टर जिसका नाम मंग फू था, वो बाईचैंग को ग्रीट करते हुए कहता है, शुक्रिया मास्टर, मुझे अपने इस महान सेट का एल्डर बनाने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमारे इस सेट को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। लेकिन अफसोस अब मेरे पास बहुत ही कम उम्र बची है, लेकिन मेरे पास जितनी भी उम्र बची है वो मैं सारी अपने सेट के लिए निछावर कर दूंगा। मास्टर वंग फू की ये बात सुनकर बाईचैंग उनसे कहता है कि आपको अपनी उम्र को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आपकी उम्र 1000 साल तक और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। और ये कहकर बाईचैंग ने वहाँ पे अपनी सिस्टम से मिली हुई अभी स्पिरिचुअल ग्रास का यूज करते हुए मास्टर वंग फू की लाइफ को 1000 साल और ज्यादा बढ़ा दिया था। एक तरह से मास्टर वंग फू एक मोटल ही बन गए थे, जिसके लिए मास्टर वंग फू वहाँ पे एक बार फिर से बाईचैंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। उस बेचारे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज सिर्फ एक ही दिन में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल गई। कहाँ वो अपनी मौत का इंतजार करते हुए इधर उधर भटक रहा था, और आज एक ही झटके में उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उसके बाद हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाईचैंग अपने पवेलियन हाउस के अंदर मास्टर वंग फू से एक टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मास्टर वंग फू को ये सब एक मजाक की तरह लग रहा था, इसलिए वो बाईचैंग को वहाँ पे उस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे। जो देखकर बेचारा बाईचैंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो गया था। कहाँ उसने ये सोचा था कि वो इस एल्डर की मदद से अपनी भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये एल्डर तो उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था, जो कि डियान सीक्रेट रियलम में जाने का रास्ता था। और मास्टर वंग फू को भी इस बारे में पता चल चुका था, जिसके बारे में जाकर वो बाईचैंग को भी बता देते हैं और कहते हैं कि हमें भी अपने डिसेबल्स को सीक्रेट रियलम में भेजना चाहिए, क्योंकि डियान सीक्रेट रियलम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे काफी सारे हाई ग्रेड के ट्रायल्स मौजूद है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। ऊपर से हमारे सेट में कोई खास ट्रायल्स मौजूद भी नहीं है, और अगर हमारे डिसेबल्स उस सीक्रेट रियलम में जाते हैं तो हमारे सेट में भी काफी सारे ट्रायल्स आ जाएंगे। मास्टर वंग फू की ये बात सुनकर बाईचैंग अचानक उसे लेकर वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रियलम में आ गया था, जहाँ वो मास्टर वंग फू को अपना बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाते हुए पूछता है, क्या अभी आप यही कहना चाहेंगे कि हमारे सेट में कोई भी खास ट्रायल नहीं है? जिसमें मास्टर वंग फू जल्दी से बाईचैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। और ये कहते हुए मास्टर वंग फू जल्दी से वहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ बाईचैंग वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल गार्डन में आता है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मौजूद थे। और तभी बाईचैंग की नजर वहाँ पे मुर्गों के ग्रुप के ऊपर पड़ती है, जिनका साइज किसी हाथी से कम नहीं था। उन्हें देखते ही बाईचैंग वहाँ पे उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन मुर्गों ने वहाँ पे बाईचैंग को मारते मारते उसकी हालत ही खराब कर दी थी। जो देखकर बाईचैंग वहाँ पे अपने सिस्टम से मदद मांगता है, लेकिन बाईचैंग की सिस्टम वहाँ पे उसके सामने शर्त रखते हुए उससे कहती है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पे तुम्हारी मदद करूंगी, अगर तुम मास्टर वंग फू के बताए हुए उस सीक्रेट रियलम में जाओ तो। अपनी सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग जल्दी से उसे कहता है कि हाँ मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, अभी तुम मुझे इनसे बचाओ। बाईचैंग को अपनी बात मानते हुए देखकर उसकी सिस्टम ने उसे वहाँ पे बचा लिया था। बाईचैंग की ये सिस्टम तो बिल्कुल एक बीवी की तरह है, जो कि हर बार अपनी बात मनवाने के लिए ब्लैकमेल करती रहती है। और अब क्योंकि बाईचैंग ने सिस्टम की बात मान ली थी, तो इसलिए उसे टियान्योन सीक्रेट रियलम में भी जाना पड़ेगा। लेकिन टियान्योन सीक्रेट रियलम में जाने से पहले उन लोगों को एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन लड़ना पड़ेगा, जिसे जीतने के बाद ही वो लोग टियान्योन सीक्रेट रियलम में जा सकते थे। और ये बात बाईचैंग ने अपने सभी डिसेबल्स को अपने रूम में बुलाते हुए समझा दी थी। और क्योंकि टियान्योन सीक्रेट रियलम में जाने का हर एक डिसेबल का सपना होता है, इसलिए बाईचैंग के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे खुशी खुशी उसके लिए मान गए थे। लेकिन बाईचैंग वहाँ पे उनके सामने अपनी शर्त रखते हुए कहता है, पर अभी तुम सभी लोग वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और तुम में से कुछ डिसेबल्स ने तो अभी तक अपनी फाउंडेशन को भी बिल्ड नहीं किया। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी उस कंपटीशन को जीत जाओगे? नहीं, उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतने के लिए तुम सभी को और ज्यादा पावरफुल होना होगा, जिसके लिए अब तुम सभी के पास बस कुछ दिन ही बाकी है। पर अगर तुम लोग इन बचे हुए दिनों में खुद को पावरफुल नहीं बना पाए तो हमारा टियान्योन सीक्रेट रियलम में जाने का प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। जिसपे बाईचैंग के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाईचैंग से कहते हैं, मास्टर आप फिक्र न करें, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम लोग इन बचे हुए दिनों में खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेंगे कि आपको हमारे ऊपर प्राउड होगा। अपने डिसेबल्स की ये सारी बातें सुनकर बाईचैंग ने भी वहाँ पे उनसे खुश होते हुए उन्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ ट्रायल्स भी दे दिए थे, जिन्हें पाकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे खुशी खुशी अपनी प्रैक्टिस के लिए चले गए थे। उसके बाद बाईचैंग के सभी डिसेबल्स ने बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इवन अब जुआन वू ने भी वहाँ पे अपने डर के ऊपर काबू पा लिया था, और उसकी तरह ही बाकी कुछ डिसेबल्स ने भी अपने अपने डर के ऊपर काबू पाते हुए अपने अपने फाउंडेशन को भी बिल्ड कर लिया था। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं, जहाँ वो सभी खाना खाने के लिए उसी बड़े मुर्गे को काट देते हैं। लेकिन उस बड़े से मुर्गे से मास्टर वंग फू को एक पिल मिलती है, जिसे लाकर मास्टर वंग फू ने बाईचैंग को दे दिया था, जिसके बारे में बाईचैंग की सिस्टम उसे वहाँ पे बताती है कि ये एक एंगर पिल है, जिसे खाते किसी भी इंसान का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपने सिस्टम की ये बात सुनकर बाईचैंग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस पिल को खा लेता है। लेकिन जैसे ही बाईचैंग वहाँ पे उस पिल को खाता है तो उसे वहाँ पे उल्टी आने लगी थी, जिसकी वजह से बाईचैंग को वहाँ पे अपने सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जो देखकर बाईचैंग की सिस्टम
वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि इस पिल को खाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अपने सिस्टम की ये बात सुनकर बाई चैंग भी उसे बुरा भला कहते हुए गालियां देने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाई चैंग अपने सभी डिसेबल्स को लेकर उसी मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके सभी डिसेबल्स ने उसकी शर्त के मुताबिक अपनी अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसलिए बाई चैंग भी उन सभी को उस मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए ले जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि बाई चैंग की फ्लाइंग बोर्ड के सामने एक और बड़ी सी बोट आ जाती है, जिसका साइज बाई चैंग की फ्लाइंग बोर्ड से भी दुगना था। और उस फ्लाइंग बोर्ड से एक एल्डर निकलकर प्रिंस के सामने आते हुए उसे कहता है, प्रिंस प्लीज अब तो हमारी बात मान जाइए और प्लीज वापस हमारे साथ चलिए। लेकिन प्रिंस ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था। और इसी बीच वो लोग टियान्यून सीक्रेट रहने वाली जगह पे भी पहुंच गए थे, जहाँ उनके साथ साथ वूजी क्लैन की भी एंट्री होती है। और वूजी क्लैन की फ्लाइंग बोट को आते हुए देखकर वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगर वूजी क्लैन भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था तो इसका मतलब था कि वूजी क्लैन का ये कंपटीशन जितना तय था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टियान्यून सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फाइनली टियान्यून सीक्रेट रियल में जाने के लिए वो कंपटीशन होने वाला था, जैसे कि टियान्यून सेट टीम ऑर्गेनाइज करवा रहा था। वहीं वूजी क्लैन का मास्टर टाओ की वहाँ पे बाई चैंग को नीचे दिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि टाओ की अपनी वूजी क्लैन को एक काफी बड़ा क्लैन मानता था। और क्योंकि बाई चैंग का क्लैन बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए टाओ की के मुताबिक बाई चैंग का क्लैन इस कंपटीशन के अंदर आना डिजर्व नहीं करता। इसलिए वो बाई चैंग की बेइज्जती करने की वहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन बाई चैंग वहाँ पे हर बार अपने नए नए कारनामे दिखाते हुए उल्टा वहाँ पे उसे ही नीचा दिखाया जा रहा था। और अब टाओ की ने अपने मन ही मन में ठान ली थी कि वो बाई चैंग को मजा चखा के रहेगा। खैर उसके बाद वहाँ पे उस कंपटीशन के स्टार्ट होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाती है। और जैसे वो कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट होता है तो दो क्लैंस के अलग अलग डिसेबल आमने सामने आते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए जो भी डिसेबल आ रहे थे वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अजीब थे, क्योंकि उनमें से कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। और ऊपर से उन सभी की हरकतें भी बहुत ज्यादा अजीब थी। और इसी बीच वहाँ पे जुना नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। इवन सभी लोग वहाँ पे उसकी क्यूटनेस में पूरी तरह से खो गए थे। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर एक बहुत ही कमाल की सीरीज अपलोड की है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर काफी सारी कमाल की और नई नई सीरीज लाने वाला हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टियान्यून सीक्रेट रियल में जाने वाला कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका था। और सबसे पहले उस कॉम्पिटिशन के लिए 3 अलग अलग क्लैन के डिसेबल्स एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बैटल अरीना के अंदर आते हैं, जिनमें जुनर नाम की एक बहुत ही क्यूट सी लड़की भी मौजूद थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जुनर बहुत ही मासूम भरे लहजे में अपने ओपोनेंट से कहती है, बिग ब्रदर क्या आप मुझे भी मारोगे? जुनर की ये बात सुनकर वो टकला जिसने जुनर को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया था, वो जुनर की ये मासूम भरी बातें सुनकर अपने दूसरे ओपोनेंट को पंच मार देता है, जो देखकर उस टकले का वो साथी भी उस टकले से सवाल करते हुए पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे वो टकला वहाँ पे रोते हुए अपने साथी से कहता है कि मैं भला इस जैसी मासूम लड़की को कैसे मार सकता हूँ? जिसपे उसका साथी भी उसे गाली देकर उसे पंच मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसे मारने की बजाय तुम्हें ही मारूंगा। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एक ही दूसरे को मारते हुए एक दूसरे की बैंड बजाने लगे थे, जबकि जुनर ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को मारते मारते गिर जाते हैं, तो तभी एक और डिसेबल बैटल अरीना के अंदर आते हुए गुस्से से जुनर से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपनी क्यूटनेस का यूज करते हुए इन दोनों को आपस में ही लड़वा दिया, ये तो चीटिंग है। पर अभी वो डिसेबल वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी जुनर वहाँ पे एक बार फिर से मासूम बनते हुए बहुत ही चालाकी से उस डिसेबल की आंखों में अपना स्पिरिट स्कॉर्पियन पाउडर डाल देती है, जिसकी वजह से वो डिसेबल भी वहाँ पे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। और उसी के साथ वो भी वहीं पे गिरते हुए बेहोश हो गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं, ये आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा शैतान हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। और इसी के साथ जुनर मार्शल आर्ट कंपटीशन का पहला राउंड जीत चुके थे। उसके बाद सेकंड राउंड के अनाउंसमेंट के लिए हमारा वही कमाल का रेफरी आता है, जिसकी लुक इस कंपटीशन को और भी 4 चांद लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जुनर बैटल अरीना से बाहर आती है, तो प्रिंस उससे कहता है, लड़की ये तुम्हारे किस तरह के मैनर्स हैं? अगर तुम ये कंपटीशन जीतना चाहती हो तो अपने बल पे जीतो। और प्रिंस जो कि दूसरी तरफ मुंह करके जुनर से सारी बातें कर रहा था, जुनर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जबकि प्रिंस अभी भी वहाँ पे पागलों की तरह उसे समझाने में लगा हुआ था। खैर उसके बाद सेकंड राउंड के लिए सबसे पहले प्रिंस जाओ बैटल अरीना के अंदर आता है, जिसका सामना वहाँ पे 3 अलग अलग ओपोनेंट्स के साथ होने वाला था, जिन्हें देखकर प्रिंस उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों बहुत ही ज्यादा लकी हो, जो आज तुम तीनों को यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इससे आगे प्रिंस कुछ कह पाते उससे पहले वो तीनों वहाँ पे बहुत ही गंदी एक्टिंग करते हुए जानबूझ के वहीं पे नीचे गिर गए थे, क्योंकि वो लोग प्रिंस जाओ को अच्छी तरह से जानते थे कि प्रिंस जाओ रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और अगर उन लोगों ने गलती से भी प्रिंस जाओ को कुछ कर दिया तो रॉयल फैमिली उनके पूरे क्लास का ही नामो निशान मिटा देगी। इसलिए
इसलिए उन तीनों ने फाइट शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली थी। जो देखकर प्रिंस जाओ भी वहाँ पे शौक होते हुए कहता है कि तुम तीनों यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, उठो और मेरे साथ फाइट करो। और तुम लोग हार कैसे गए, मैंने तो अभी तक तुम लोगों को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन उसके वो तीनों ओपोनेंट्स वहाँ पे बहुत ही गंदी एक्टिंग करते हुए दांत के मारे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, प्रिंस आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, अगर हमें पता होता कि आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो हम कभी भी आपके साथ फाइट करते ही नहीं। अब बताओ इन तीनों कमाल के एक्टर्स के लिए आपका क्या कहना है। और ऊपर से सबसे कमाल तो वो पर्सन था जिसने प्रिंस जाओ के सेकंड राउंड जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी। लेकिन वहाँ पे खड़े हुए लोग प्रिंस जाओ को बुरा भला कहने लगे थे और वो सभी कहने लगे थे कि अगर ये किस तरह की फाइट हुई, इवन प्रिंस जाओ ने तो अपना हाथ तक भी ऊपर नहीं उठाया और उससे पहले ये तीनों हार गए। और ऊपर से इन तीनों को देखो, ये तीनों कितनी ज्यादा गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई भी इन्हें देखकर आसानी से बता सकता है कि ये तीनों यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। इवन बाई चेंग भी ये सब देखते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। जो देखकर मास्टर वंग फू बाई चेंग से कहते हैं ये सब इसके प्रिंस होने के फायदे हैं। खैर उसके बाद एक बार फिर से वही कमाल का रेफरी नेक्स्ट राउंड की अनाउंसमेंट करने के लिए आता है और थर्ड राउंड में लीना की बारी थी, जहाँ उसे भी 3 अलग अलग क्लैन के ओपोनेंट्स ने घेर रखा था। पर वो तीनों वहाँ पे लीना के हाथ में एक लकड़ी की सोट देकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। जो देखकर लीना को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अचानक वहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आपने सिर्फ एक अटैक से उन तीनों डिसेबल्स को हरा दिया था और इस तरह हिडन इमोर्टल सेक्टर को राउंड जीत चुका था। उसके बाद यूशन की बारी आती है जिसने अपने बाकी सभी साथियों की तरह अपने सिर्फ एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट्स को हरा दिया था और इसी तरह ज़ुआनवू ने भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी को हरा दिया था। जो देखकर बैटल अरीना के बाहर खड़े हुए लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग जिस हिडन इमोर्टल सेट को कमजोर समझ रहे थे अब तक उनके एक डिसेबल भी नहीं हारा था। हारना तो छोड़ो, वो लोग तो अपने सिर्फ एक अटैक में ही इस कंपटीशन को जीतते जा रहे थे। और अभी वो कंपटीशन वहाँ पे इसी तरह से चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे डार्क गिल्ड के एक क्लैन की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर मास्टर वुडी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारे डार्क गिल्ड क्लैन के लोग सीक्रेट एरिया में नहीं जा सकते। जबकि उस डार्क गिल्ड वाले क्लैन का लड़का जिसका नाम वहाँ पे किन्योन था, वो तो मास्टर वुडी की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो कहता है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हमारे डिमोनिक एप सेक्ट सीक्रेट एरिया में जाने के लिए वर्ती नहीं है, तुम लोग चाहे जो मर्जी कर लो लेकिन मैं तो वहाँ जाके रहूंगा। इसी बीच बाई चैंग की नजर भी वहाँ पे उस किन्योन के ऊपर पड़ती है और जब वो अपनी सिस्टम की पावर्स की मदद से उसे देखता है तो बाई चैंग को पता चलता है कि ये किन्योन एक बहुत ही ज्यादा खास लड़का है जिसके पास एक खास किस्म की डिमोनिक बॉडी है, जिसे अगर ये लड़का सही तरीके से ट्रेन करे तो आगे चलकर ये एक महान कल्टीवेटर बन सकता है। वहीं किन्योन वहाँ पे मास्टर वुडी को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम लोग हमारी डिमोनिक सेक्ट को इस कंपटीशन में ऐसा क्यों नहीं लेने दे रहे, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी ये वुडी सेक्ट हमसे हार ही ना जाए। किन्योन की ये बात सुनकर बेचारे मास्टर वुडी के अपने डिसेबल्स उसके ऊपर हंसने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हीटियन वहाँ पे मास्टर बाई चेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आखिर ये डिमोनिक एप सेट कहाँ से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन क्या है। लेकिन क्योंकि बाई चेंग इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी से ये सवाल मास्टर वंग फू की तरफ मोड़ देता है और वो हीटियन से कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम बिला झिझक अपने मास्टर वंग फू से पूछ सकते हो। वहीं मास्टर वंग फू भी हीटियन को डार्क गिल्ड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि डार्क गिल्ड हमारे इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल गिल्ड हुआ करती थी, लेकिन एक बार गलती से उन लोगों ने काफी सारे लोगों को मार दिया, जिस वजह से डार्क गिल्ड को एवल गिल्ड भी कहा जाने लगा, जिसकी वजह से उस समय डार्क गिल्ड ने गुस्से से इस टियान्यून सीक्रेट रियलम के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसकी वजह से टियान्यून ने हमेशा के लिए डार्क गिल्ड के किसी भी क्लैन का टियान्यून के सीक्रेट रियलम में आने के ऊपर बैन लगा दिया। और इसी के साथ वहाँ पे 5वें राउंड की भी अनाउंसमेंट हो जाती है और इस 5वें राउंड में हीटियन की बारी थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस में बैटल अरीना के अंदर आता है। लेकिन वो बेचारा वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले उसके ओपोनेंट से वहाँ पे उसे चारों तरफ से घेरते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। जो देखकर डिमोनिक एप क्लैन का किन्योन बीच में आते हुए हीटियन की जान बचाता है, पर हम देखते हैं कि किन्योन ने वहाँ पे हीटियन की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो खुद ही वहाँ पे हीटियन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि तुम्हारी जैसी एक लड़की को इस कंपटीशन के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब ये सुनकर वहाँ पे हीटियन को इतना सारा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे किन्योन के ऊपर ही हमले करने लगा था, जिससे बचते हुए किन्योन भी वहाँ पे धीरे धीरे पीछे होने लगा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे पीछे से किन्योन के ऊपर ही हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हीटियन ने भी वहाँ पे किन्योन की जान बचाते हुए उसे वहाँ पे साइड पे कर दिया था। जो देखकर किन्योन वहाँ पे चौंकते हुए हीटियन से पूछता है कि आखिर तुमने यहाँ पे मेरी जान क्यों बचाई, जबकि तुम्हें तो यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा गया था। जिस पे हीटियन उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि हर एक जिंदा चीज की जान कीमती होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारी जान बचाई। हीटियन की ये बात जाकर सीधा वहाँ पे किन्योन के दिल के ऊपर लगी थी और धीरे धीरे वहाँ पे उसका दिल नरम पड़ने लगा था। इवन किन्योन ने वहाँ पे अपनी हार मानते हुए हीटियन को इस राउंड का विनर बना दिया था, जबकि हम देखते हैं कि हीटियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। खैर उसके बाद वहाँ पे और भी इस तरह की काफी सारी फाइट्स होती हैं और इस तरह इस कंपटीशन का पहला फेज खत्म हो चुका था और कंपटीशन के सेकंड फेज में उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे खतरनाक जंगल में जाकर कुछ ट्रायल्स को ढूंढकर वापस लाना था। और जैसे वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे उस खतरनाक जंगल में पहुंचते हैं तो मास्टर बाई चैंग की इमोर्टल सेट के डिसेबल्स का सामना वहाँ पे 7 स्टार पैलेस की लड़कियों के साथ होता है और 7 स्टार पैलेस में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी, जिन्हें देखकर हमारे इमोर्टल सेट के मेल डिसेबल्स भी उनके ऊपर फ्लैट हो गए थे। और तभी वो एल्डर वहाँ पे आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि इस जंगल में हमने अलग अलग जगहों पे कुछ फ्लैग छुपा दिए हैं, जिन्हें तुम लोगों ने यहाँ पे किसी ट्रायल की तरह ढूंढना होगा और जो भी क्लैन पहले वो फ्लैग लेकर वापस आएगा उसे इस कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जिसके सेट ने ऑलरेडी वहाँ पे उसके लिए उन फ्लैग्स का डील रखा हुआ था। जो देखकर प्रिंस वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आखिर ये सब मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भला मुझसे
यहाँ पे फाइट क्यों नहीं कर रहा। फिर इसकी बात भी ठीक थी क्योंकि यहाँ पे तो इस कंपटीशन में खुल्लम खुल्ला चीटिंग हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एम्परर जुआन वू को भी देखते हैं, जहाँ उसके सामने भी उसके क्लैन की कुछ लड़कियां उससे रिक्वेस्ट करते हुए वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन एम्परर जुआन वू ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि अब वो खुद इमोर्टल सेट के एक हिस्सा थी। अपनी एम्परर की ये बात सुनकर वो दोनों लड़के भी वहाँ पे एक फ्लैग एम्परर के हाथ में पकड़ाते हुए वहाँ से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम हीटियन और लीना को देखते हैं, जिन्होंने वहाँ पे बाकी सभी क्लैंस के साथ फाइट करते हुए काफी सारे फ्लैग्स इकट्ठा कर लिए थे कि तभी उन दोनों को वहाँ पे जूनर की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उन दोनों को अपनी मदद के लिए बुला रही थी। लेकिन असल में जूनर ये सब लीना और हीटियन से उन फ्लैग्स को छीनने के लिए नाटक कर रही थी, जबकि हम देखते हैं कि लीना को भी वहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, जो देखकर जूनर वहाँ पे बिल्कुल एक बच्ची की तरह जोर जोर से रोते हुए कहने लगी थी, क्या तुम लोग इतने ज्यादा कठोर दिल हो कि तुम लोग अपने सामने मरते हुए एक लाचार इंसान की भी मदद नहीं करोगे। जूनर की इमोशनल बातें सुनकर वहाँ पे अब हीटियन से रहा नहीं जाता और वो उसे जल्दी से अपना मास्टर बाईचेंग के पास ले आता है। और जब बाईचेंग जूनर को चेक करता है तो उसे अपने सिस्टम की तरफ से एक और टास्क मिलता है, जिसमें उसे जूनर को अपने क्लैन में शामिल करना था। लेकिन अभी सबसे पहले बाईचेंग को उसे वहाँ पे हील करना था और बाईचेंग के अंदर तो ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो मास्टर वंगफू को उसे वहाँ पे हील करने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर वंगफू ने अब जूनर को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जो कि पहले से ही ठीक थी। और जब वो बाहर आती है तो मास्टर बाईचेंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम आगे क्या करने वाली हो। जिसपे जूनर वहाँ पे एक बार फिर से अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए मास्टर बाईचेंग से कहती है कि अभी तो मुझे मेरे अपने ही क्लैन से खतरा है, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं पे रहना चाहती हूँ और प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर ना निकालिएगा, क्योंकि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से मुझे दर दर भटकना पड़ा। और ये कहकर जूनर वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी और साथ साथ वो वहाँ पे अपना ड्रामा भी कंटिन्यू करते हुए मास्टर बाईचेंग से ये भी कह रही थी कि अगर आपने मुझे अपने सेट में जगह ना दी तो मैं ऐसी फ्लाइंग बोर्ड से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जो देखकर बाईचेंग भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। और क्योंकि बाईचेंग को तो ऑलरेडी अपनी सिस्टम की तरफ से ये टास्क मिला हुआ था कि उसे इस लड़के जूनर को अपने क्लैन में शामिल करना है, तो इसलिए बाईचेंग उसे वहाँ पे ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे इमोर्टल सेट को ज्वाइन कर सकती हो। और जूनर तो ऑलरेडी यही चाहती थी, इसलिए वो भी वहाँ पे खुशी खुशी इसके लिए मान गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि बाईचेंग को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जूनर को अपने क्लैन में शामिल करने के बावजूद भी उसे सिस्टम की तरफ से कोई भी रिवार्ड नहीं मिला था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जूनर को देखते हैं जो कि वहाँ पे मास्टर वंगफू को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी मालिश कर रही थी और साथ साथ वहाँ पे ये भी कह रही थी कि आपके बाकी सभी डिसेबल्स कितने ज्यादा लकी हैं, जो वो सभी इतनी आसानी से महान क्लैन में आ गए, जबकि मैं तो शुरू से बहुत ही ज्यादा अनलकी रही हूँ। मुझे अब तक जीने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जूनर की ये बात वहाँ पे आता हुआ हीटियन भी सुन लेता है और वो जूनर को बताता है कि हम सबकी किस्मत भी तुम्हारे जैसे ही रही है। और ये कहकर हीटियन वहाँ पे अपने और अपने बाकी सभी साथी डिसेबल्स के बारे में जूनर को बताने लगा था कि उनके साथ जिंदगी ने क्या क्या खेल खेले हैं और शायद अगर उस समय मास्टर बाईचेंग ने हम सभी को ना संभाला होता तो अब तक शायद हम सभी लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके होते। लेकिन हीटियन की ये सारी बातें जूनर को भी वहाँ पे एक ड्रामा लग रही थी। उसे वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि ये लड़का हीटियन तो उससे भी ज्यादा बड़े ड्रामेबाज है। तभी वो खुद से ही कहती है कि मुझसे बड़ा ड्रामेबाज कोई भी नहीं हो सकता। और ये सोचकर जूनर वहाँ पे उन सभी को खुश करने के लिए कहती है कि आप सभी यहीं पे बैठकर आराम करो, मैं आप सभी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। और ये कहकर जूनर वहाँ से उन सभी के लिए चाय बनाने के लिए चली गई थी, जिसके जाते ही वहाँ पे मास्टर वंगफू के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे जूनर की तारीफें करने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, मास्टर बाईचेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को इकट्ठा करते हुए उनसे पूछ रहे थे कि किस किस डिसेबल ने अब तक कितने फ्लैग्स को इकट्ठा किया है, क्योंकि कंपटीशन का सेकंड फेज अभी भी जारी था। और यहाँ पे बाईचेंग को पता चलता है कि उसके सभी डिसेबल्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए काफी सारे फ्लैग्स को इकट्ठा कर लिया है, जबकि प्रिंस और एम्परर जुआन वू ने अकेले 125 से भी ज्यादा फ्लैग्स को इकट्ठा किया है। और अभी उन सभी के बीच में वहाँ पे मीटिंग चल ही रही थी कि तभी वहीं दूसरी तरफ हम जूनर को देखते हैं जो कि उनके इकट्ठे की हुई फ्लैग्स को लेकर वहाँ से भाग रही थी। और यही उसका असल प्लान था जिसके लिए उसने इतना ज्यादा ड्रामा किया था। और अपने पीछे जूनर वहाँ पे एक खत भी छोड़ आई थी जिसमें उसने अपना सारा प्लान बताया हुआ था। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे उस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे मास्टर वूजी भी आ जाते हैं जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे कि चुपचाप मेरी डिसेबल जूनर को हमारे हवाले वापस कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा हीटियन वहाँ पे उसे ही धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी वो डिसेबल हमारे फ्लैग्स को लेकर यहाँ से भाग गई है, इसलिए तुम उसे हमारे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारे पूरे वूजी क्लैन के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जूनर को देखते हैं जो कि चोरी किए हुए उन सभी फ्लैग्स को लेकर अपने क्लैन में पहुंच चुकी थी। और जूनर के पास इतने सारे फ्लैग्स को देखकर उसके साथी डिसेबल्स भी वहाँ पे चौंकते हुए उससे पूछते हैं कि इतने सारे फ्लैग्स आखिर तुमने कहाँ से इकट्ठा कर लिए। लेकिन जूनर ने वहाँ पे उन सभी को इस सब के बारे में बताने से मना कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ उस जूनर के लिए इमोर्टल सेक्टर वूजी क्लैन में फाइट छिड़ चुकी थी, क्योंकि दोनों ही क्लैन के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने जूनर को छुपाया हुआ है। और इसी बीच मास्टर वूजी तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि जूनर तो वापस अपने क्लैन में पहुंच चुकी है। ये सुनकर मास्टर वूजी को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और उसने वहीं की वहीं उस फाइट को रोक दिया था और एक काम का बहाना बनाकर वो जल्दी से अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये देखकर वहाँ पे मास्टर बाईचेंग और उसके सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वूजी क्लैन के ये लोग इस तरह से अचानक ही फाइट को बीच में रोककर यहाँ से क्यों चले गए। उसके बाद सीन चेंज होता है, वूजी क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर वूजी भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुका था, जिसे देखकर जूनर वहाँ पे बहुत ही प्राउड से अपने मास्टर को बताती है कि देखिए मैं अकेले अपने साथ इतने सारे फ्लैग्स को ले आई हूँ। जूनर की ये बात सुनकर वहाँ पे
मास्टर वूजी की फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी और उसने अचानक ही वहाँ पे अपने 2 डिसेबल्स की मदद से जूनर को पकड़ लिया था। जो देखकर जूनर भी वहाँ पे चौंकते हुए मास्टर वूजी से पूछती है, मास्टर आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? जिस पे मास्टर वूजी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उसे बताता है कि आज के दिन के लिए तो मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ताकि सही समय पे आकर मैं तुम्हारी कुर्बानी देकर खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकूं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डिसेबल जूनर की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगा था, जबकि बेचारी जूनर तो वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसने आज तक अपने सेट के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आखिर में उसके सेट ने ही उसे धोखा दे दिया। और अब धीरे धीरे वहाँ पे जूनर की सांसें भी भारी होने लगी थी, जिसका मतलब था कि वो किसी भी पल यहाँ पे मर सकती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से मास्टर बाईचेंग भी अपने डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे। और मास्टर बाईचेंग वहाँ पे पोल टूर में मास्टर वूजी को धमकी देते हुए कहता है कि चुपचाप इस लड़की को छोड़ दो क्योंकि अब ये लड़की हमारे इमोर्टल सेट की एक मेंबर है। मास्टर बाईचेंग की ये बात सुनकर मास्टर वूजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस तरह वहाँ पे एक बार फिर से दोनों क्लास के बीच में जंग छिड़ गई थी। लेकिन मास्टर बाईचेंग के डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में वूजी सेट के डिसेबल्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उन सभी को वहाँ पे हरा दिया था। जो देखकर मास्टर बाईचेंग वहाँ पे मास्टर वूजी के पास आते हुए कोल टूर में उससे कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी यहाँ पे तुम्हारा हाल तुम्हारे डिसेबल्स की तरह ही करना पड़े। मास्टर बाईचेंग की ये बात सुनकर मास्टर वूजी भी वहाँ पे अपने दांत पीसते हुए गुस्से से वहाँ से चला गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिस सेट के डिसेबल्स इतने ज्यादा ताकतवर है तो उस सेट का लीडर कितना ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग गया था। पर साथ ही साथ उसने अपने मन में ये भी ठान ली थी कि वो इस इमोर्टल सेट से अपना बदला लेके रहेगा। वहीं मास्टर बाईचेंग और उनके डिसेबल्स भी जूनर को लेकर वापस अपनी फ्लाइंग बोट में आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि जूनर वहाँ से एक बार फिर से भाग गई है क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने एक इतने ज्यादा अच्छे सेट को धोखा दिया जिन्होंने उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। और उसी के साथ जूनर ये भी नहीं चाहती थी कि वो सेट का वो मास्टर दोबारा वहाँ पे उसका पीछा करते हुए उसके इमोर्टल सेट में आए। लेकिन हम देखते हैं कि लीना वहाँ पे उसके रास्ते में आते हुए उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करने लगी थी कि तुम भी अब हमारी इमोर्टल सेट की एक मेंबर हो और तुम्हारा हर एक दुश्मन हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम घबराओ मत। और अभी लीना वहाँ पे जूनर को ये सब समझा ही रही थी कि तभी जुआन वो वहाँ पे लीना के पास आते हुए उसे बताती है कि हमारा साथी डिसेबल यूशन अचानक ही कहीं गायब हो गया है, इसलिए हम जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए जूनर भी उनके साथ चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम यूशन को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे उसी जंगल में मौजूद था और वो सभी फ्लैग्स को इकट्ठा करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक क्लैन पड़ गया था जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रूट्स की मदद से वहाँ पे यूशन के ऊपर अटैक कर रहे थे। और ये क्लैन कोई और नहीं 7 स्टार पैलेस की वो लड़कियां ही थी, लेकिन असल में वो लड़कियां उन फ्लैग्स के लिए यूशन का पीछा नहीं कर रही थी बल्कि वो ये सब यूशन को किडनैप करने के लिए कर रही थी। और देखते ही देखते वो यूशन को किडनैप करते हुए वहाँ से बहुत ही तेजी से निकल गई थी। और जब मास्टर बाईचेंग वहाँ पे उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंचता है तो उन्हें यूशन वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें वहाँ पे यूशन की गिराई हुई फ्लैग्स मिलते हैं जिन्हें सुनते हुए जूनर वहाँ पे मास्टर बाईचेंग और सभी को बताती है कि ये काम 7 स्टार पैलेस ने किया है। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वंगफू वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुके थे। अब वो क्यों इतना ज्यादा डर रहे थे इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। और दोस्तों आप लोगों को ये कंपटीशन कैसा लग रहा है, जो कि कंपटीशन के अलावा सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।